हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हरियाणा जीके की जो मैंने कहा था 25 क्वेश्चन कराऊंगा फ्रेंड्स, एकदम डीप लेवल के। तो उसका पार्ट नंबर 1 है ये, और लगभग हम 5-6 पार्टों में ये निपटा देंगे हरियाणा जीके फ्रेंड्स। हमें ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाना है। तो चलिए देखिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम फ्रेंड्स। और ये हरियाणा का पार्ट नंबर 1 होगा जीके का फ्रेंड्स। और इसमें जैसे हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं ना, पहले प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, फिर मॉडर्न हिस्ट्री फ्रेंड्स। तो उसी तरह हम हरियाणा का पहले प्राचीन भारत पढ़ेंगे, फिर मध्यकालीन भारत, और फिर पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। और इससे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, लगभग 4000 क्वेश्चन फ्रेंड्स, 4000 क्वेश्चन, लगभग 4400 क्वेश्चन करा रखे हैं हरियाणा जीके के। 3000 क्वेश्चन विद्यापीठ की बुक से फ्रेंड्स, 1000 क्वेश्चन लूसेट की बुक से, और 400 क्वेश्चन लगभग करा रखे हैं हरियंत की बुक से फ्रेंड्स। ये तो बुकों को करा रखा था, लेकिन फिर मैंने अपना डाटा आपको प्रोवाइड कराया था, लगभग 1600 क्वेश्चन फ्रेंड्स। जो हरियाणा सीईटी का वगैरह का एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ से A1 क्वालिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स। तो आप जाके देख सकते हैं। अगर किसी को एकदम डीप लेवल में तैयारी करनी है, तो आज से हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट हो गई है। 1990 से लेकर फ्रेंड्स 2020 तक जितने भी यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, या फिर आरपीएससी पीसीएस, या फिर हरियाणा एचसीएस, या फिर वो यूपीएससी फ्रेंड्स, यूपीएससी से लेकर यूपी पीसीएस तक जितने 1990 से लेकर 2020 तक जितने क्वेश्चन ज्योग्राफी के बने हैं, तो 5000 क्वेश्चन कराऊंगा फ्रेंड्स। तो पार्ट 1 अपलोड हो गया, लगभग उसमें 250 क्वेश्चन है। तो आप वहाँ जाके भी तैयारी कर सकते हैं A1 क्वालिटी की फ्रेंड्स। और हरियाणा जी के तो मैं यहाँ से करा दूंगा। बाकी एंसेंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत सब कुछ करा रखा है डिटेल में फ्रेंड्स। मध्यकालीन भारत और मॉडर्न हिस्ट्री भी हमारी कंप्लीट होगी। लगभग 2000 क्वेश्चन कराने के लिए कहा था। 2000 क्वेश्चन, लगभग 19 पार्ट बने हैं, और 19 पार्टों को जोड़ने का काम चल रहा है फ्रेंड्स। 1900 पार्ट को जोड़कर लगभग एक 18 घंटे की वीडियो बन जाएगी फ्रेंड्स। तो आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम फ्रेंड्स, और थोड़ा तीव्र गति में ही चलेंगे। लगभग 400 प्लस क्वेश्चन है, जो कि A1 क्वालिटी के हैं। आपने हरियाणा जी के बहुत पढ़ी होगी, चाहे किताबों से पढ़ी हो, चाहे किसी टीचर से पढ़ी हो, चाहे किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ी हो फ्रेंड्स, चाहे यूट्यूब के चैनल से कहीं से पढ़ी हो। लेकिन जो अपना डाटा है ना, तो उसको मैच करके देख लेना कहीं भी। और A1 क्वालिटी का डीप लेवल का डाटा है। जैसा कि मैंने डीप लेवल में वीडियो प्रोवाइड कराई थी ना, एक हरियाणा की जनगणना की और हरियाणा के खेल खिलाड़ी की, तो लगभग उस वीडियो से लगभग 10 क्वेश्चन सीईटी में सीधे सीधे पूछे गए फ्रेंड्स। हरियाणा की जनगणना की वीडियो और हरियाणा के खेल खिलाड़ी, लगभग वो 55 मिनट की वीडियो थी, चैनल पे पड़ी हुई है। लगभग वहाँ से 10-11 क्वेश्चन पूछे गए हरियाणा के सीईटी एग्जाम में फ्रेंड्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। अगर मेरी आवाज़ स्लो लगे तो 1.50 या फिर 480 पिक्सल पे देखना, एवल क्वालिटी का डाटा मिलेगा आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, हरियाणा को निम्न में से किसी प्राचीन ग्रंथ में ब्रह्मावर्त कहा गया है? तो ये कहा गया मनुस्मृति में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर ये पूछ ले अष्टाध्यायी किसने लिखी, तो ये पाणिनि। मनुस्मृति पूरे विश्व की सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति फ्रेंड्स। और ये दिव्यावधान वगैरह क्या है, तो ये हम आगे देखेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए मनुस्मृति फ्रेंड्स, और ये अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी, हजारों बार पूछी, आगे देख लिए। निम्नलिखित निम्न में से हरियाणा का प्राचीन इतिहास के अध्ययन हेतु उपयोग साहित्य कौन कौन से हैं? तो ये है बौद्धिक साहित्य फ्रेंड्स, बौद्धिक साहित्य, वैदिक साहित्य और जैन साहित्य। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये तीनों के तीनों फ्रेंड्स। इसमें हरियाणा के प्राचीन इतिहास का अध्ययन के लिए ये तीन स्रोत हैं फ्रेंड्स, बौद्धिक साहित्य और बौद्ध साहित्य और ये जैन साहित्य फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। हरियाणा सीईटी में यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया था सीईटी में फ्रेंड्स। सीईटी में क्वेश्चन ये बना था कि जो ये बौद्ध धर्म है फ्रेंड्स, तो बौद्ध धर्म में ये पूछा गया था कि त्रिपिटक फ्रेंड्स, त्रिपिटक किसका है? तो ये बौद्ध धर्म का है। अगर ये पूछ रहे त्रिरत्न किसका है, तो 3 रत्न है जैनों के फ्रेंड्स। और सीईटी में ये क्वेश्चन बना था कि त्रिपिटक ग्रंथ किसका है, तो ये बौद्धों का है फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आगे चलिए, हरियाणा में किस वैदिक साहित्य की रचना हुई थी? तो वेद, उपनिषद और आरण्यक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों की हुई थी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हरियाणा के तत्कालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी किस बौद्ध साहित्य से मिलती है? तो ये मंजी निकाय, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा में बौद्ध धर्म का प्रचार की सूचना मिलती है? दिव्यावधान, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, सारे के सारे 400 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, तो छोड़ के मत भागना वीडियो। A1 क्वालिटी का डाटा है, लास्ट तक बने रहना फ्रेंड्स। आगे चलिए, हरियाणा में 1ली से 3री शताब्दी तक सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी किस जैन ग्रंथ से मिलती है? तो जीवन की जानकारी मिलती है, ये मिलती है परिशिष्ट प्रबंध, भद्रभाव चरित्र और कथाकोश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स, इन तीनों ग्रंथों से मिलती है। आगे चलिए, हरियाणा का अग्रवा किस धर्म के प्रमुख केंद्र था? तो ये जैन धर्म का फ्रेंड्स।
नेक्स्ट देखिए महाराजा अग्रसेन का संबंध, तो ये अग्रवा से था। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, महाराजा, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, महाभारत के नकुल दिग्विजय में हरियाणा के किस जिले का वर्णन है, तो ये है रोहतक का, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, दोबारा देख लीजिए। हरियाणा महाभारत में नकुल दिग्विजय में हरियाणा के किस जिले का वर्णन है, तो ये रोहतक। आगे चलिए, और ये A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है। हरियाणा में 7 प्रमुख वनों का उल्लेख किसमें मिलता है, तो ये वामन पुराण में। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली कितनी नदियों का उल्लेख है, तो 8 नदियों का। आगे चलिए 12वां नंबर देखिए क्या कहता है, किस ग्रंथ में हरियाणा में थानेश्वर, ठीक है, किस ग्रंथ में हरियाणा में थानेश्वर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का वर्णन मिलता है, तो ये वामन पुराण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, किस विदेशी यात्री के विवरण से हरियाणा की जानकारी मिलती है, तो एरियन, फायान और एनसांग, ठीक है, इन तीनों ने हरियाणा की जानकारी दी है, याद रखेंगे, ठीक है। ये फायान किसके काल में आया था, तो ये हर्षवर्धन के काल में आया था एनसान, फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है, तो ये है सर अलेक्जेंडर कनिंगम। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है 15वां नंबर, वास्तविक रूप में हरियाणा का प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी DB स्नूपर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, ये देख लीजिए। आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पंजाब विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किस स्थल की खुदाई हुई थी, तो सुंग की हुई थी, मिताथल की हुई थी, सीसवाल की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों स्थानों की खुदाई हुई थी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर में, फ्रेंड्स समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी है इसका। 17वां नंबर देखिए, फ्रेंड्स किस वर्ष वर्ष 1974-75 में हरियाणा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग निम्न में से किस स्थल पर खुदाई की थी, तो ये ऑप्शन नंबर डी, बनावली, अग्रवा, कुणाल, ठीक है, यहाँ पर तीनों जगह खुदाई हुई थी। नेक्स्ट देखिए, अभिलेख समानता कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 5 प्रकार के अभिलेख वगैरह हैं। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, ये टोपरा स्तंभ अभिलेख, फ्रेंड्स। आगे देखिए, अशोककालीन टोपरा, ठीक है, अशोककालीन टोपरा अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोजा कोटला में स्थापित किया था, तो ये किया था फिरोज तुगलक ने, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है फिरोज तुगलक, ठीक है, कई बार बता चुका हूँ। फिरोज तुगलक के काल में 1,80,000 गुलाम थे, ठीक है। इसने खैराती अस्पताल वगैरह बनवाया था, और इसने अपनी जो जीवन कथा है ये खुद लिखी थी, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसने मतलब, ठीक है, ये गुलाम विभाग वगैरह बनवाया था। आगे देखते हैं, ठीक है, पैवा अभिलेख किससे संबंधित है, तो ये भोजदेव से। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, ठीक है, भोजदेव, बाकी इसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ, इसको कर दिया है, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये A1 क्वालिटी का हज़ारों बार क्वेश्चन का पूछा है, ठीक है। अगर ये पूछ ले समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है, तो B.A. स्मिथ, ठीक है, B.A. स्मिथ का नाम याद रखेंगे, ठीक है। और कई बार ये पूछ लेते हैं समुद्रगुप्त का जो अभिलेख वगैरह परिस्थिति पत्र कहाँ से मिला है, तो ये मिला है प्रयागराज से, ठीक है, वर्तमान नाम प्रयागराज और पुराना नाम इलाहाबाद, ठीक है। और ये पूछ लेता है कि किस शासक को, ठीक है, किस शासक के सिक्कों पर उसको बीणा बजाते हुए दिखाया गया, तो बीणा बजाते हुए दिखाया गया समुद्रगुप्त को इसके सिक्कों पर। अगर ये पूछ ले बीणा कौन बजाता था A1 क्वालिटी का, तो औरंगजेब बीणा बजाता था, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि किस शासक को बीणा बजाते हुए इसके सिक्कों पर दिखाया गया, तो फिर आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिशरण, ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे, चंद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिशरण, कई बार पूछा है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिरोज तुगलक के बारे में बता ही दिया है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस स्थान पर मिले अभिलेख पर संगीत के 7 स्वरों का आलंकन मिलता है, तो यह है अग्रवा से मिले जो अभिलेख वगैरह हैं, तो इसमें संगीत के 7 स्वरों का अलंकन मिलता है, ठीक है। आगे देख लीजिए, प्राचीन काल में हरियाणा के किस स्थान पर आज सिक्के मिले थे, तो ये सुंग, अग्रवा, नौरंगाबाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, योधीन कालीन मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो अग्रवा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की अधिकांश मूर्तियाँ किस धर्म से संबंधित हैं, तो ये है वैष्णव, बौद्ध, जैन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए HCS एग्जाम से उठाया हुआ है, ठीक है, ये HCS के पेपर से क्वेश्चन पुट किया है मैंने, देखिए, ठीक है, खोखरा कोट, ठीक है, खोखरा कोट ये रोहतक में पड़ता है। खोखरा कोट से 3वीं शताब्दी में इंडो ग्रीक सिक्के मिले, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, यहाँ से हज़ारों बार क्वेश्चन ऐसे बना है, ठीक है, और आगे भी बनेगा कि इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो ये रोहतक, अगर रोहतक ऑप्शन में ना हो तो खोखरा कोट जरूर मिलेगा, ठीक है।
तो समझ रहे हो, ये पहला पढ़ के ही सही लग रहा है। ये देखिए योदेय, ठीक है ना, योदेयों की टकसाल रोहतक में थी, ये भी पढ़ के सही लग रहा है। नेक्स्ट देखिए, कुरुक्षेत्र के थानेश्वर से कर्ण का किला और बा हर्षवर्धन का महल के अवशेष मिले, ठीक है ना, ये भी पढ़ के सही लग रहा है। चौथा देखिए, आधुनिक साम्राज्य के संबंध में उर्दू भाषा में लिखी गई पुस्तक है, ठीक है ना, तो ये मुझे चारों के चारों सही लग रहे हैं। ये देखिए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, ये चारों सही हैं, ठीक है। एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाए तो आप ध्यान रखिए एक एक वर्ड पे, ठीक है। आगे चलिए, हरियाणा के किस स्थल से पूरा पाषाण काल के उपकरण मिले हैं, तो ये धामली, कोटला और सुतुक टड़ी, ठीक है। तो ये उपरोक्त सभी इन सारी जगह से मिला है, प्राचीन काल पूरा पाषाण काल के उपकरण मिले हैं, ठीक है। दामली, कोटला और सुकेटड़ी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में मिले प्राचीन कालीन औजारों में कौन शामिल है, तो यह है कोर और फ्लेक्स, ठीक है, कोर और फ्लेक्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी, दोनों, ठीक है। ये टाइपिंग करने वाले ने भी गंडासे ही लिख दिया है, ठीक है, अजीब ही है। आगे चलिए, पूरा पाषाण काल के अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में विभक्त किया गया, तो 3 भागों में बांटा गया पूरा पाषाण काल के अध्ययन को। आगे चलिए, आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ से देख लीजिए, ये पहिया, अगर ये पूछ ले पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो नव पाषाण काल, ठीक है। नव पाषाण काल में नया नया पहिया बना था, ऐसे याद रखना। जानवरों को पालना, तो कुत्ता सबसे पहले बनाया, पालतू जानवर बनाया गया था, ठीक है। आबाद जीवन बिताना, तो इससे ये तो नॉनसेंस स्टेटमेंट है, और आग जलाना मानव ने सीखा था, ठीक है। आगे चलिए, निम्न पूरा पाषाण काल के प्रमुख औजार कौन से थे, तो ये थे क्रोड, कुल्हाड़ी, खुरचनी, ठीक है। क्रोड, कुल्हाड़ी, खुरचनी, ठीक है, ये तीनों याद रखना। ये कब के थे, तो ये पूरा पाषाण काल के औजार थे, और ये कई बार बता दिया। अगर ये पूछ लेना कि आदमी ने सबसे पहले किस औजार को पालतू बनाया था, या फिर किस औजार को प्रयोग किया था सबसे पहले, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि आदमी ने सबसे पहले किस औजार का प्रयोग किया था, तो इस कई बार बता दिया। इस कुत्ते को याद रखना, ठीक है, इस कुत्ता लिखा हुआ है। अगर ये पूछे किस औजार का सबसे पहले प्रयोग किया था, तो इस कू से बनेगा कुल्हाड़ी, ठीक है। ये देखिए कुल्हाड़ी लिखा है ना, तो सबसे पहले आदमी ने सबसे पहले कौन सा औजार बनाया था अपने लिए, तो कू से बनेगा कुल्हाड़ी। अगर ये पूछ ले आदमी ने, ठीक है, आदि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो ता से बनेगा तांबा, ठीक है, समझ रहे हो, कई बार बता दिया है, ठीक है। अगर ये पूछे कौन सा औजार सबसे पहले प्रयोग किया था मानव ने, तो कू से बनेगा कुल्हाड़ी। अगर ये पूछ ले कौन सी धातु प्रयोग की थी, तो ता से बनेगा तांबा। अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था, तो आप इस पूरे कुत्ते को याद रखेंगे, ठीक है, पूरे कुत्ते को समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, किस काल में मानव ने कृषि आरंभ की थी, तो नवपाषाण है कहीं, ठीक है, ये देखिए नवपाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, किस काल के औजारों को माइक्रोलिथिक के नाम से जाना जाता था, तो मध्य पाषाण काल के जो औजार होते थे, तो ये मतलब छोटे छोटे औजार बनते थे, और इसी को लघु औजार या फिर माइक्रोलिथिक कहते थे, ठीक है। आगे चलिए, नवपाषाण काल के साक्ष्य हरियाणा से कहाँ से मिले, तो पिंजौर काल का क्षेत्र से मिले, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस संस्कृति को कृषक संस्कृति भी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा सीसवाल संस्कृति को। आगे देखिए, ठीक है, 36 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सीसवाल संस्कृति का स्थान नहीं है, तो गोधना, ठीक है। और इसको याद रखना, ये मीता स्थल पड़ता है भिवाड़ी में, ठीक है, और ये बालू पड़ता है हरियाणा में, ठीक है। ये कई बार यूपी पीसीएस में पूछा है। अगर ये पूछ ले कि यूपी पीसीएस में कई बार पूछा है कि ये बालू कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है अपने हरियाणा में, ठीक है। और कई बार ये पूछ ले मांडी, ये मांडी कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, याद रखेंगे। सीसवाल के टिल्ले के बारे में कौन सी वस्तु, ठीक है, सीसवाल के टिल्ले से निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मिली है, तो हाथ से बने मृतभांड मिले, मनका मिला, मिट्टी की चित्रित चूड़ियाँ मिली है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित मीतातल गांव की खुदाई किसने की थी, तो सूरजभान ने की थी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चलिए, हरियाणा पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में बनावली का खुदाई कब हुआ था, तो बनावली की खुदाई 1974 में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के हिसार में किस क्षेत्र से खुदाई से सीसवाल लोगों की संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है, तो हरियाणा के हिसार में पड़ता है ये राखी गढ़ी, ठीक है, तो राखी गढ़ी से मिला, ऑप्शन नंबर ए, ये देख लीजिए। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है, सीसवाल संस्कृति के अंतर्गत बालू स्थल की खुदाई वर्ष 1978-79 में हुई थी, ये पढ़ के ही सही लग रहा है। आगे चलिए, फरमाना सीसवाल संस्कृति का प्रथम
प्रथम चरण से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए, गिरावट की खुदाई के मृत भांडों को पकाने की 2 भट्टियाँ मिली हैं। ठीक है, तो बताइए कौन सा सही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सीसवाल संस्कृति की विशेषता क्या है। तो यह एक कृषि प्रधान संस्कृति थी, ये सही है। गाय बैल बकरी तथा कुत्ता आदि पालतू जानवर थे। ठीक है, तो ये सही है। और यहाँ पर सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था, इसको याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, इस काल में देवी देवताओं का निर्माण होने लगा था। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सारे ही पढ़ के सही लग रहे हैं। आगे देखिए, हकरा संस्कृति के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो ये घाघर नदी के किनारे मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, 5000 साल पुरानी सिंधु सभ्यता वर्तमान दिनों में हिसार जिले में मिली है। ठीक है, हिसार में मिला है ना, बनावली। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का प्राचीनतम स्थल है। तो ये भडाना। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का नहीं है। तो ये फरीदाबाद में कुछ नहीं मिला है हड़प्पा के बारे में। ठीक है, आगे चलिए, किस विद्वान ने बनावली की खोज की थी। तो ऐसा राव बिष्ट ने। ठीक है, आगे चलिए, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा उत्खनन सही है। तो मीता स्थल भिवानी में पड़ता है, यही सही है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, ये राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है। तो आई थिंक हिसार में। ठीक है, और ये बनावली पड़ता है शायद फतेहाबाद में। ठीक है, और ये सीसवाल पड़ता है कहाँ पर, जगाधरी में। आगे चलिए, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल। तो ये राखी गढ़ी है, कई बार बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई से 4500 वर्ष पूर्व सभ्यता के अवशेष मिले। तो राखी गढ़ी से। ठीक है, आगे चलिए, सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो पहला है राखी गढ़ी, दूसरा है दक्षखेड़ा। नेक्स्ट देखिए, किस स्थल से राजसी मुकुट मिला है। तो ये कुणाल से मिला है राजसी मुकुट। ठीक है, आगे चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल गिरावड़ किस जिले में है। तो गिरावड़ पड़ता है रोहतक में। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, ऋग्वेद में हरियाणा का क्या नाम था। तो ये था रज हरियाणे। ठीक है, रज हरियाणे। अब थोड़ा कलर चेंज करते हैं। ठीक है, रज हरियाणे ऋग्वेद में। आगे चलिए, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा आर्यवर्त का प्रमुख भाग किस काल में था। तो ये था वैदिक काल में। ठीक है, मतलब वैदिक काल में जो आर्यवर्त वगैरह लोग थे, तो उस टाइम हरियाणा उनका प्रमुख भाग था। ठीक है, आगे चलिए, वैदिक काल सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियाँ दृश्यदती और डैश है। ठीक है, तो हरियाणा की जो पवित्र नदियाँ हैं वो दृश्यदती हैं और दूसरी नदी है सरस्वती। स्कंद पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया। तो हरियाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, ये इतने बड़े कैसे हो गए। ठीक है, 60वां नंबर देखिए, आई होप क्लियर दिखाई दे रहा होगा। 60वां नंबर कहता है, डैश ने कहा कि हरियाणा शब्द आर्यनों की उपजा है। ठीक है, तो ये कहा था डॉक्टर HR गुप्ता ने। ठीक है, डॉक्टर HR गुप्ता ने कहा था कि हरियाणा शब्द आर्यनों से उपजा है। ठीक है, सिंपल वे में समझिए, जो डॉक्टर HR गुप्ता थे, तो उन्होंने कहा था कि हरियाणा शब्द सबसे पहले आर्यन लोगों ने दिया था। ठीक है, या फिर बताया था, ऐसे याद रख सकते हैं। आगे चलिए, आर्य लोग हरियाणा को किस नाम से जानते थे। तो ये देवभूमि। ठीक है, ऐसे याद रख लेना कि आर्य लोग थे वो हरियाणा को देवभूमि कहकर बुलाते थे या फिर पुकारते थे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, ये A1 क्वालिटी के क्वेश्चन चल रहे हैं, डीप लेवल के। ठीक है, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक भरत वंश की मातृभूमि का इतिहास था। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका संबंध हरियाणा से था। तो सुदोमन और संस्कृति का। ठीक है, दोनों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, ईसवी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए थे। तो ये थे कुरुवंश, भरतवंश, कुरुवंश। ठीक है, ये तीनों राजा हरियाणा क्षेत्र के पराक्रमी राजा थे, ऐसे याद रखेंगे। राजा, एक सेकंड। ठीक है, अब देखिए, राजा गुरु ने अपनी परास्त किसकी। ठीक है, राजा गुरु ने किसे परास्त करके सरस्वती क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो पांचाल को हराया था इसने। महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। आगे चलिए, कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि कर्म भूमि के नाम से संदर्भित है। ठीक है, आगे चलिए, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश
कुरुक्षेत्र में ज्योतिष्वर तीर्थ पर दिया था। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में पूछा हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, महाभारत का मूल नाम, तो ये जैन संहिता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का महाभारत महाकाव्य में उल्लेख है। ठीक है, हरियाणा का उल्लेख महाभारत के महाकाव्य में भी मिलता है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। वेद व्यास महान ग्रंथ महाभारत कहाँ लिखा था, तो कुरुक्षेत्र में लिखा था वेद व्यास ने महाभारत। आगे देखिए, महाभारत के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को संजय ने पढ़कर सुनाया था। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। ये A1 क्वालिटी का क्वेश्चन था। महाभारत में हरियाणा को बहुधानक कहते थे, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आगे देखिए, हरियाणा का प्राचीन काव्य कौन सा, तो ये भगवत गीता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, महाभारत के 16वें, ठीक है, महाभारत के 16वें अध्याय में भगवत गीता का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट चलिए, भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग है ज्ञान, यानी कि भक्ति। भगवत गीता का संकलन वेद व्यास द्वारा किया गया था। आगे चलिए, 78 नंबर क्या कहता है, महाभारत के काल में राजा कर्ण के द्वारा करनाल नहर की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आगे चलिए, निम्नलिखित में से पवित्र जिला माना जाता है, तो कुरुक्षेत्र को सबसे पवित्र माना जाता है आज भी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, इसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, ये डीप लेवल का क्वेश्चन है और ये शायद क्वेश्चन आप पहली बार सुनो। फ्रेंड्स, बुद्ध द्वारा पवित्र किए गए, ठीक है, बुद्ध द्वारा पवित्र किए गए कम्मा सदम, ठीक है, कम्मा सदम स्थल का आधुनिक नाम क्या है, तो यह है कैथल। ठीक है, कैथल का नाम बुद्ध द्वारा दिया गया था और ये नाम था कम्मा सदम। ठीक है, और फिर बाद में कैथल कहा जाने लगा इसको। ठीक है, ये A1 क्वालिटी का डीप लेवल का क्वेश्चन था। आगे चलिए, अशोक के काल में हरियाणा में बौद्ध धर्म का केंद्र था, तो ये सभी, ठीक है, यानी कि टोपरा, थानेश्वर, हिसार। नेक्स्ट देखिए, चीनी यात्री हेनसांग, तो ये चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार थानेश्वर में कितने संग्रहालय थे, तो 3 थे। ठीक है, आगे चलिए, बौद्ध धर्म के समय हरियाणा के किस स्थान पर 5 बौद्ध विहार थे, तो ये सुंग में। ठीक है, आगे चलिए, अग्रोहा धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, तो ये बौद्ध धर्म के लिए अग्रोहा प्रसिद्ध था। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रोहा हिसार का उल्लेख है, तो ये दिव्य अवधान। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला देखिए क्या कहता है, हरियाणा में जैन धर्म का प्रचार के लिए किस संत की प्रमुख भूमिका थी, तो ये थी संत लोहाचार। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हरियाणा के जैन ग्रंथ का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो ये था रोहतक, हिसार, पिंजौर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, रोहतक के किस स्थान पर प्राचीन जैन मूर्तियाँ मिली, तो खोखरा कोट। फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, A1 क्वालिटी के क्वेश्चन है, इनमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स, तो हरियाणा की जीके अगर पढ़ने वाला हो तो 2 घंटे में निपटा सकता है एकदम डीप लेवल में, और अपन लोग डीप लेवल में ही चल रहे हैं। आगे चलिए, जैन तीर्थकर आदिनाथ की धातु की प्रतिमा कहाँ से मिली है, तो ये जींद जिले से मिली है। ठीक है, इसको याद रखना। जैन तीर्थकर 24 तीर्थकर हुए हैं, 24वां, ठीक है, 23वां, 24वां। ठीक है, और पहला दूसरा तो आपको टिप ऑफ द टंग होने चाहिए, यहीं से क्वेश्चन बनता है। पहले थे कौन थे, बता सकता है कोई? ठीक है, पहले थे, बताइए बताइए। पहले थे ऋषभनाथ, दूसरे थे अजीतनाथ, 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी। ठीक है, इन चारों का नाम याद रखना, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है डीप में। आगे चलिए, स्थलबोहर से किसकी मूर्ति मिली है, तो ये पार्श्वनाथ की, शांतिनाथ की और चकसेरी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, हरियाणा शब्द मूलतः किससे बना है, तो हरियाणा से। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, विद्वानों के अनुसार हरियाणा का अपभ्रंश क्या है। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये मैंने नेट पे चेक किया है। ठीक है, विद्वानों के अनुसार हरियाणा के कई विद्वानों ने हरियाणा का अपभ्रंश बताया है हरि राणा को। ठीक है, हरि राणा को। ठीक है, हरि राणा याद रखेंगे। ठीक है, अगर मेरे को लगाना होता है एग्जाम में तो मैं इस पे लगा के आता, क्योंकि नेट पे भी यही दिखा रहा है हरि राणा। ठीक है, ठीक है, तो समझ गए होगे, नेट पे गूगल पे ये दिखा रहा है हरि राणा। ठीक है, हरि राणा विद्वानों के अनुसार हरियाणा का अपभ्रंश है, तो हरि राणा। ठीक है, ये कई जगह नेट पे यही दिखा रहा है। ठीक है, बट बाकी आप देख लेना अगर मिल सके आपको तो। ठीक है, मैंने 20-25 स्लाइडें खोल ली हैं गूगल पे, 20-25 मिनट बर्बाद किए तब जाके ये स्लाइड में ये आ रहा है। ठीक है, बाकी आप देख लेना, ये एकदम डीप लेवल का क्वेश्चन है जो शायद आपने पहली बार सुना हो। आगे चलिए, प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यदुनाथ के अनुसार हरियाणा शब्द किससे संबंधित है, तो हरियाली से। नेक्स्ट देखिए, किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला मिला है, तो स्कंद पुराण में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, किस ग्रंथ में हरियाणा शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ है, तो ये महापुराण में। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हरियाणा को हरि धानक
नाम किस विद्यमान ने दिया था? तो ये राहुल सांस्कृत्यायन ने। आगे चलिए, किस काल में ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा? तो ये महाभारत काल में। नेक्स्ट देखिए, कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र किस ग्रंथ में है? तो ये स्कंद पुराण में है। आगे चलिए, हरियाणा प्रदेश को हरिबाणक शब्द संबोधित किया था, ठीक है, किस ग्रंथ में? एक सेकंड, अब दिखाई दे रहा होगा सही से, ठीक है। आगे देखिए, किस ग्रंथ में हरियाणा प्रदेश को हरिबाणक शब्द से संबंधित किया गया था? तो ये था अखंड प्रकाश ग्रंथ, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, किस ग्रंथ के उपरांत, ठीक है, किस ग्रंथ के उपरांत प्रदेश को हरियाणा नाम से संबोधित किया गया? तो 14वीं शताब्दी में, ठीक है। अब देखिए सही दिखाई दे रहा होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। प्राचीन काल के किस जनपद का विस्तार हरियाणा में था? तो कुरु जनपद, ठीक है। और इनकी राजधानी याद होनी चाहिए, अंग की राजधानी थी चंपा, ठीक है। मगध की राजधानी थी, बता सकता कोई मगध की क्या राजधानी थी? ठीक है। मत्स्य की थी विराटनगर, और कुरु की थी इंद्रप्रस्थ, ठीक है। अगर ये पूछ ले इंद्रप्रस्थ पड़ता कहाँ है, तो ये पड़ता है दिल्ली के अंदर, ठीक है। आप बादली से मेट्रो ट्रेन पकड़ोगे ना, तो अंदर दिल्ली की तरफ जाओगे तो रास्ते में एक स्टेशन आएगा इंद्रप्रस्थ, ठीक है। तो समझ गए होगे। आगे चलिए, हरियाणा की गणतंत्रीय व्यवस्था का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मौर्य वंश को, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे चलिए, हरियाणा क्षेत्र में मौर्य राजा के राज्य का भाग क्या था? तो ये थे बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोबारा देख लीजिए। हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग था? तो ये था बिंदुसार ने भी राज किया था हरियाणा पे, अशोक ने भी और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो लंबे समय तक। आगे देखिए, कुरुक्षेत्र के पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था, ठीक है। अगर ये पूछ ले कि मौर्य साम्राज्य का भाग हरियाणा था, तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है? तो कुरुक्षेत्र की जो पुरातात्विक खोज वगैरह है वहाँ पर मिला है इसका प्रमाण। आगे चलिए, भारत में सबसे बड़े योद्धे गणराज्य का केंद्र था? तो ये हरियाणा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हरियाणा में योद्धे गणराज्य के सिक्के तो ये 19वीं शताब्दी में मिले हैं, ठीक है। आगे चलिए, हरियाणा की किस टकसाल से योद्धे सिक्के डलवाने का प्रमाण मिला? तो खोखराकोट कुरुक्षेत्र, ठीक है। कुरुक्षेत्र नहीं, रोहतक। आगे चलिए, ठीक है। योद्धे गणराज्य में हरियाणा को क्या कहा जाता था? तो बहुधान्य। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरियाणा का प्रमुख दूसरा गणराज्य था, तो ये था अग्रगण। नेक्स्ट देखिए, अग्रगण राज्य की राजधानी थी अग्रोहा। नेक्स्ट देखिए, कुणित गणराज्य का क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में था? तो ये अम्बाड़ा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, डीप लेवल का है। कुणित गणराज्य के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो करनाल जगाधरी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। क्या था यहाँ? तो कुणित गणराज्य के सिक्के मिले हैं तो करनाल जगाधरी, ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए, HCS लेवल से उठाया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो पढ़िए, ठीक है। अग्रो के संबंध में प्रथम 10 सिक्के मिले हैं, जिनमें से 9 सिक्के ब्रिटिश संग्रहालय और एक सिक्का भारतीय संग्रहालय में मिला है, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो अग्रहों के 10 सिक्के मिले हैं, तो 10 में से 9 सिक्के इंग्लैंड के म्यूजियम में रखे हुए हैं और एक सिक्का हमारे संग्रहालय भारत में रखा हुआ है, ठीक है। ये पढ़ के ही सही लग रहा है। आगे देखिए, अगला देखिए, अर्जुन नारायण गण के दक्षिणी हरियाणा के कुछ क्षेत्र शामिल थे, तो ये सही है। हरियाणा में गणतांत्रिक व्यवस्था 500 ईसा पूर्व स्थापित हो चुकी थी। आगे चलिए, प्राचीन काल में अग्रजन का प्रमुख केंद्र अग्रवाह था, ठीक है। ये सारे सही है। ये देखिए, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, किस अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि समुद्रगुप्त ने योद्धे गणराज्य को गुप्त राज में मिलाया था? तो ये बता दिया था, प्रयाग परिस्थिति, ठीक है। इसका प्रयाग में जो भीतरी अभिलेख मिला है, या फिर बोल लो प्रयाग परिस्थिति में मिला है, ठीक है। ऐसे बताता है भीतरी अभिलेख किससे संबंधित है, ठीक है। तो कोई बता सकता है, ठीक है। प्रयाग परिस्थिति जो है समुद्रगुप्त की, ठीक है। ये देखिए, ये प्रयाग परिस्थिति है तो ये समुद्रगुप्त की है, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का हो जाएगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, UPPSC में कई बार पूछा है, ठीक है। याद रखेंगे। और भीतरी अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है, राजा कारवेल का। और ऐहोल अभिलेख, ठीक है। तो बताइए, इसमें सती प्रथा के बारे में मिलता है जानकारी ऐहोल अभिलेख में, ठीक है। याद रखेंगे। वर्धन वंश का संस्थापक था, तो ये पीयूष भूति, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे चलिए, नरवर्धन ने हरियाणा में कहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की थी? थानेश्वर परगना में। आगे चलिए,
बर्धन वंश के किस शासक ने प्रतापशील की उपाधि धारण की थी? तो ये प्रभाकर बर्धन ने। आगे चलिए। हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर 606 से 647 के दौरान राज किया था या फिर शासन किया था? आगे देखिए। 700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र के राजा हर्षवर्धन ने अपनी एक राजधानी स्थापित की थी, थानेश्वर। आगे चलिए। राजा हर्षवर्धन का प्रसिद्ध नाटक कौन सा था? तो ये नागानंद। फ्रेंड्स, इसने 3 किताबें लिखी थी। एक थी नागानंद रसिक प्रिया और बताइए। नागानंद रसिक प्रिया और एक और थी, एक थी रत्नावली। फ्रेंड्स, याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नागानंद रसिक प्रिया और रत्नावली। अगर ये पूछ ले हर्ष चरित्र किसने लिखा है? तो बाणभट्ट। ये देखिए, बाणभट्ट किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन के दरबार में थे। कई बार बता दिया, हर्ष चरित्र बाणभट्ट ने लिखा है। नेक्स्ट देखिए। चीनी यात्री किस सम्राट के समय, हर्षवर्धन के सम्राट के समय आया था? ये हैनसांग। आगे चलिए। चीनी यात्री हैनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के किस शहर का वर्णन है? तो ये कुरुक्षेत्र का वर्णन बताती है हैनसांग की किताब। आगे चलिए। हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेश्वर के आसपास कुरुक्षेत्र का क्षेत्र था। डिफरेंस ऐसे याद रखेंगे। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं, तो ये सोनीपत से मिली हैं। नेक्स्ट देखिए, क्या कहता है? हरियाणा के किस स्थान पर प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि हरियाणा में प्रतिहारों का शासन था? तो ये जोध का अभिलेख। डिफरेंस। आगे चलिए। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक था? तो ये मिहिर भोज। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए। एक सेकेंड। अगला देखिए। किसके शासनकाल में पेहवा व्यापारियों का केंद्र के रूप में उभरा था? तो मिहिर भोज के काल में पेहवा A1 क्वालिटी का व्यापारिक केंद्र बन गया था। राज शेखर किसके दरबार में निवास करते थे? महेंद्र प्रथम के काल में, महेंद्रपाल प्रथम के काल में तोमर राजवंश की नींव डाली थी, तो अंगनपाल ने। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए। किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि हरियाणा में तोमर वंश का उदय नामक सरदार के द्वारा हुआ था? तो प्रयाग परिस्थिति बताती है। ठीक है ना, प्रयाग अभिलेख से पता चलता है ऐसा। आगे चलिए। किस अभिलेख से चौहान और तोमर वंश के शासकों के मध्य का संघर्ष का विवरण मिलता है? तो बताइए कौन सा अभिलेख बताता है ये? तो ये बताता है हर्षनाथ का अभिलेख। फ्रेंड्स, आगे चलिए। भारत पर तुर्कों के आक्रमण के शासनकाल में हुआ था? तो ये जयपाल के काल में तुर्कों का आक्रमण हुआ था। आगे चलिए। ठीक है ना, तो ये 134 क्वेश्चन थे प्राचीन भारत के, प्राचीन हरियाणा के। ठीक है ना, प्राचीन हरियाणा के 134 क्वेश्चन थे। अब चलते हैं आगे। ठीक है ना, अब हम देखेंगे मध्यकालीन हरियाणा। ठीक है ना, मध्यकालीन हरियाणा का इतिहास। तो चलिए। जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया तो उस समय हरियाणा पर महमूद गजनवी का शासन था। ठीक है ना, ऐसे याद रखेंगे। वह मुस्लिम शासक जिसने 1000 से 1026 के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, तो ये था महमूद गजनवी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार ये डायरेक्ट पूछ लेता कि मोहम्मद गजनवी ने कितने आक्रमण किए थे? 17। ठीक है, ये हो गया मोहम्मद गजनवी। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसको ये किसका गुलाम था? ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, ये देखिए मोहम्मद गौरी। ठीक है, इसके 5-6 नाम थे। एक तो मोहम्मद गौरी, एक साबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, और एक कई जगह लिखा मिलता है आपको मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, और कई जगह इसके सिक्कों पर लिखा मिलता है इसका नाम मोहम्मद बिन शाम। ठीक है, ये 4-5 नाम इसी के हैं। ठीक है, और इसका गुलाम था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, समझ रहे होगे। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इस कुतुबुद्दीन ऐबक के 3 गुलाम थे। एक था कौन? कुवाचा। ठीक है, एक था कुवाचा और दूसरा था रजिया का बाप यानी कि इल्तुतमिश, और एक था बख्तियार काकी। ठीक है, ये 3 गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, और कुतुबुद्दीन ऐबक था मोहम्मद गौरी का गुलाम। इसीलिए जो रजिया का फादर है उसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अगर ये मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे देश पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक है, याद रख लेना। कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712। और ये पूछ ले कि ये आक्रमण लिखा कहाँ है? तो चचनामा पुस्तक में मिलता है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानकारी। ठीक है, आगे चलिए। महमूद गजनवी ने हरियाणा क्षेत्र पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1009 में। थानेश्वर के मंदिर में स्थित चक्र स्वामी की मूर्ति को मोहम्मद गजनवी ने नष्ट कर दिया था। ठीक है, आगे चलिए। महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद उसके पौत्र मसूद ने किस वर्ष हरियाणा के हाथी पर आक्रमण किया था? तो 1037। आगे देखिए। महमूद ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया था? तो ये 1043 में। ये क्या था? मदूद। ठीक है ना, ये मदूद है। मदूद ने हरियाणा पर 1043 में आक्रमण किया था, ऐसे याद रखना, मदूद।
तोमर शासक अंगनपाल, ठीक है। तोमर शासक अंगनपाल द्वितीय का शासनकाल था, तो ये 1051 से 81 तक। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, तोमर वंश के पतन के बाद शक्तिशाली वंश का उदय हुआ था, चौहान वंश का। नेक्स्ट देखिए, अजमेर के चौहान शासक अर्णोराज ने किस वर्ष महाराजा धीराज परमेश्वर श्री की उपाधि धारण की थी, तो 1039 में। नेक्स्ट देखिए, चौहान नरेश विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों को पराजित कर किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, तो ये दिल्ली और झांसी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, इतिहासकार दशरथ वर्मा, क्या बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार बदानक वंश के शासकों का संबंध किस जाति से था, तो ये थे अहीर जाति से, फ्रेंड्स। अहीर वही यादवों की बात हो रही है। आगे चलिए फ्रेंड्स, समझ गए होंगे, चलते हैं आगे। एक सेकेंड, 12वां तो रह गया। यहाँ पर बताना, वर्तमान में हरियाणा का कौन सा क्षेत्र बदानकों के क्षेत्र से के रूप में जाना जाता है, भिवानी और रेवाड़ी का क्षेत्र। आगे चलिए, 1182 में चौहान वंश के किस शासक के आक्रमण के बाद बदानकों की शक्ति समाप्त हो गई थी, तो ये पृथ्वीराज तृतीय के आक्रमण के बाद। आगे चलिए, किस वर्ष मोहम्मद गौरी ने हरियाणा क्षेत्र पर आक्रमण किया था, 1191, ठीक है। 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम लड़ाई, ठीक है। अगर ये पूछ रहे तराइन की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, तो 91 में हुई थी। अगर पूछ रहे दूसरी लड़ाई कब हुई थी, तो ये 1 प्लस कर दो इसमें, यानी कि 92, ठीक है। तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी 92 में। अगर ये पूछ रहे तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो ये 1215 में, ठीक है, 1215। आगे चलिए, तरावड़ी, ये देखिए आएगा ना, तराइन की लड़ाई में प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई थी, तो पृथ्वीराज चौहान की। आगे देखिए, तराइन के प्रथम युद्ध में हरियाणा के किस राज्यपाल ने मोहम्मद गौरी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, तो ये था गोविंद राय। तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार के बाद, ठीक है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार गया था, ठीक है। यहाँ पर पूछा किसकी हार के बाद अग्रोहा के क्षेत्र पर मुस्लिम शासक के अधीन आ गया था, तो अग्रोहा क्षेत्र मुस्लिम शासक के अधीन आ गया था, तो पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद। गुलाम या दास वंश की स्थापना तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, बता दिया शुरू में ही, ठीक। गजनी के शासक यलदौज ने हरियाणा पर कब किसके शासनकाल में आक्रमण किया था, तो यलदौज ने किया था, आई थिंक इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के शासनकाल में। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है, और एकता प्रणाली झंडुबाम इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी, याद रखना, ठीक है। ये देख लीजिए, इल्तुतमिश के शासनकाल में कितने इक्तों का उल्लेख मिलता है, तो ये आई थिंक कितने इक्ते चलाए थे, आई थिंक इसने 5 इक्ते चलाए थे मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये 7 हैं, ठीक है, 7 इक्ते चलाए थे इसने। आगे चलिए, हरियाणा में रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से हरियाणा में रजिया सुल्तान का विरोध किसने किया था, तो जाटो और राजपूतों ने, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 22वां नंबर देखिए, हरियाणा के सभी इक्ते किसके शासनकाल में स्वतंत्र हो गए थे, तो बहराम शाह और उलुगु खां के शासनकाल में। नेक्स्ट देखिए, किस सुल्तान ने उलुगु खां से संधि कर उसे अमीर हाजिब बना दिया, तो ये था निसारुद्दीन महमूद, ठीक है। और ये अगर ये पूछ ले बलबन का बचपन का नाम क्या था, तो उलुगु खां, ठीक है, याद रखेंगे। और इस निसारुद्दीन महमूद का नाम याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो 1398 में किया था, और किसके शासनकाल में, निसारुद्दीन महमूद के काल में, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। मेवाती सरदार मलखा के नेतृत्व में किस वर्ष झांसी के पास निसारुद्दीन महमूद के सेनापतियों के ऊँटों पर कारवां पर हमला किया था, तो ये 1257 में। नेक्स्ट देखिए, गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवाकर अत्याचार किया था, तो वो था बलबन। आगे चलिए, मेवात में शांति स्थापित करने के लिए किसने गोपाल गिर के दुर्ग बनवाया था, तो ये बलबन ने बनवाया था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डीप लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। देख लीजिए दोबारा, मेवात में शांति स्थापित करने के लिए गोपाल गिर में किला बनवाया था बलबन ने, ठीक है। दुर्ग माने होता है किला। आगे चलिए, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये था शमसुद्दीन कयूमर्स। आगे चलिए, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था, तो ये 1296 से 1316। नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों पर आक्रमण कब हुआ, तो ये बता दिया, ठीक है। ये क्या कह रहा है, एक सेकंड रुको, यहाँ पर पूछ रहा है अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों ने हरियाणा पर आक्रमण किया था, तो ये 1305 में, ठीक है। अगर ये पूछ रहे भारत पर कब किया था, तो 1398, ठीक है, ये ऊपर बता दिया मैंने। आगे चलिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को हिंदू सेनापति सेनानायक ने मंगोलों की सेना को झांसी और हिरसा के मध्य रोक दिया था, तो बताइए ये किसने किया था, तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए,
अगला क्या कहता है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष का नाम बताइए जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसका नाम था मलिक काफूर। ठीक है, ये देखिए, ये जो अलाउद्दीन खिलजी था ये इवन क्वालिटी का बंदा था। ठीक है, इसने दिमाग लगाया और पूरे दक्षिण भारत को जीतने के लिए, मतलब दक्षिण भारत का इलाका जीतने के लिए मलिक काफूर को भेजा था। ठीक है, ऐसे याद रखना। और ये पूरे दक्षिण भारत को जीत भी गया था। कौन? मलिक काफूर, जो कि था एक हिजड़ा था, और इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है क्योंकि इसको $1000 में या फिर 1000 रुपये में या फिर कह लो 1000 दिनार में ख़रीदा था। ठीक है, आगे चलिए, उस मुस्लिम बादशाह का नाम बताइए जो मुश्किल से पढ़ लिख सकता था और उसके दरबार में महान कवि अमीर खुसरो थे। तो अमीर खुसरो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ठीक है, इस खुसरो के बारे में कई बार बता दिया है तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे चलिए, हरियाणा में सर्वप्रथम किस शासक ने कुओं और नहरें खुदवाई थी? तो ये बता दिया था शुरू में, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट देखिए, एक सेकंड, यहाँ पर ये पूछा हरियाणा में सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम कुएँ और नहरें खुदवाई थी गयासुद्दीन ने। ठीक है, उसके बाद इस झंडू बाम का नाम आता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है सर्वप्रथम। ठीक है, इस वर्ड पर जोर दिया गया तो यहाँ पर आ जाएगा गयासुद्दीन। नेक्स्ट देखिए, गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये मोहम्मद तुगलक यानी कि MBT। आगे चलिए, तुगलक वंश के किस शासक ने हिंदुओं को मुसलमानों, ठीक है, हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए विवश किया था? तो ये था फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक हमारे हिंदुओं पर जुल्म करता था कि भाई तुम हमारा इस्लाम धर्म अपना लो, जेंडर चेंज कर लो। ठीक है, ये जेंडर नहीं, धर्म चेंज कर लो। ठीक है, जेंडर तो ये क्या बोल दिया मैंने। ठीक है, आगे चलिए, फुसफुसाते हैं। ठीक है, क्या बोल दिया। ठीक है, ये शुरू में बता दिया था ना, फुतुहाते फिरोजशाही पुस्तक किसने लिखी? तो ये फिरोज तुगलक ने लिखी। ठीक है, ये शुरू में मैंने बता दिया था। आगे चलिए, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी नगर की स्थापना की थी? हिसार। आगे चलिए, फतेहाबाद जिले का नाम इनके नस्तोत्रीय मुख्यालय कस्बे में पड़ता है जिसकी नींव फिरोज शाह तुगलक ने रखी थी 14वीं सदी में। ठीक है, ऐसे याद रखना, जो फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद बताया था। ठीक है, सिंपल वे में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये राम कथा बहुत डीप में लिख दी है। ठीक है, ठीक है, जिसकी नींव फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी थी। ठीक है, तो फतेहाबाद बताया था फिरोज शाह तुगलक ने किसकी याद में? तो अपने बेटे फतेह खान की याद में 14वीं शताब्दी में, ऐसे याद रखना। आगे चलिए, गोवाना क्षेत्र के शासक, ठीक है, गोवाना क्षेत्र से किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? फिरोज तुगलक के। ये क्वेश्चन कई बार बता दिया। ठीक है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था तो ये 1398 में, ये शुरू में बता दिया मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही। नेक्स्ट देखिए, सैयद, ठीक है, सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के समय वर्तमान हरियाणा पर किसने आक्रमण किया था? तो ये था जसरथ खोकर ने। ठीक है, आगे देखिए, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बेल्लो लोधी। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्या कहता है, इब्राहिम लोधी का मकबरा, तो ये लॉलीपॉप है, पानीपत में। ठीक है, आगे चलिए, बाबर ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया था? तो पानीपत में किया था 1526। ठीक है, तो ये देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। ये कुछ लॉलीपॉप क्वेश्चन भी हैं क्योंकि हमें पढ़ना पूरा इतिहास। ठीक है, तो इतिहास में पानीपत भी आता है और पानीपत की लड़ाई भी आती है। आगे चलिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में किस मुगल शासक ने तुगलनुमा, ठीक है, युद्ध नीति और तोपखानों का प्रयोग किया था? तो ये था बाबर ने। ठीक है, बाबर ने सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल किया था पानीपत की प्रथम युद्ध में। ठीक है, और इस पर मैं बाबर पे 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ। ठीक है, बट हमारे किसी काम का नहीं होगा, ये सब मैंने ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रखा है। ठीक है, आगे चलिए, पानीपत की प्रथम लड़ाई तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी। आगे चलिए, खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा के युद्ध उपरांत बाबर ने अपनी उदारता के लिए कौन सी पदवी धारण की थी? तो कलंदर। ठीक है, याद रखना, कई बार पूछ लेता है कि खानवा का युद्ध हुआ कब था? तो 1527 में, लेकिन डीप लेवल में UPPCS में कई बार पूछ लेता है कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? तो ये खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। बाबर को कहते हैं कलंदर, औरंगजेब को कहते हैं जिंदा पीर, अशोक को कहते हैं क्या? देवनाम प्रिय। ठीक है, और लंपट मूर्ख कहते हैं जहाँदार शाह को। ठीक है, और घृणित कायर कहते हैं फारूक शेर को, और मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद शाह को कहते हैं रंगीला। ठीक है, ये इनके निक नाम है, याद रखना, कई बार पूछ लेता है यहाँ से भी। आगे चलिए, मोहन सिंह भंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो बाबर के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। आगे चलिए, मुगल शासक बनने के बाद हुमायूं ने हिसार व सरहिंद के अधिकार कामरान को दे दिया तथा मेवात का क्षेत्र हिंदाल को दिया था। ठीक है,
सिंपल वे में समझिए, मुग़ल शासन में सबसे बड़ा झंडू बाम था ये। इसके 4 लड़के थे और इसने अपने चारों बेटों में मतलब अपना अपना राज्य बांट दिया था। ठीक है। तो ये देखिए जो सरहिंद का क्षेत्र था ना, सरहिंद का क्षेत्र था, ये दे दिया था कामरान को। ठीक है। सरहिंद वगैरह वाला, अरे ये पाकिस्तान का जो इलाका है, मुल्तान वगैरह का जो इलाका है, मुल्तान और ये लाहौर वगैरह का इलाका, इसी को सरहिंद क्षेत्र कहते थे। और उस टाइम यहाँ मुल्तान वगैरह पाकिस्तान में भुखमरी बहुत थी। ठीक है। भुखमरी वगैरह पड़ी रहती थी, तो ये पाकिस्तान का इलाका कामरान को दे दिया था। यहाँ पर पूछा मेवात का क्षेत्र किसको दिया था, तो मेवात का क्षेत्र दिया था इसने किसको, हिंदाल को। ठीक है। ये भी इसका लड़का था। ठीक है। ये मेवात वगैरह उस टाइम सही था, लेकिन जो ये सरहिंद का क्षेत्र था ना, तो मुग़ल काल में सबसे बड़ी गलती तो ये हुमायूं कर देता कि ये अपना राजपाट बांट देता है अपने ज़िंदा होते हुए चारों बेटों में, और ये हिंदाल को दे देता है, ये कौन सा, ये सरहिंद का क्षेत्र दे देता है इस कामरान को। जहाँ पर ये सरहिंद का क्षेत्र होता है, यहाँ पर बहुत ही सारा बाढ़ सूखा वगैरह पड़ा हुआ था। तो ये जब वहाँ जाता है शासन करने सरहिंद पे, तो ये कामरान कहता है ये ऐसा इलाका है ना, तो यहाँ कुछ हरियाली वगैरह है, ना कुछ खाने का है ढंग का, ना पीने का, और यहीं से इसके दिमाग में बैठ जाता है कीड़ा, और ये अपने बाप के खिलाफ ही विद्रोह कर देता है, और यहीं से मुग़ल वंश की स्थापना यानी कि मुग़ल वंश का पतन होना शुरू हो जाता है। ठीक है। ये आपस में ही बाबू बेटा लड़ जाते हैं, और यहीं से दूसरे लोग इनकी सत्ता का फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है। तो ये झंडू आम शासक था जिसने अपने बेटों में बांट दिया था अपने राजपाट को जिंदा होते हुए। ठीक है। और ये इसका जो कामरान लड़का था, इसको सरहिंद का क्षेत्र मिलता है जो कि बहुत ही भुखमरी का इलाका था। तो ये कहता है यहाँ पर मुझे सिवाय धूल और मिट्टी के खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये अपने बाप के खिलाफ ही विद्रोह कर देता है, और विद्रोह का फ़ायदा उठा लेते हैं दूसरे लोग। ठीक है। तो ये देखिए समझ गए होगे, ये पूरी कहानी डिटेल में सुना रखी है आपको वहाँ पर। ठीक है। तो सरहिंद दिया था कामरान को, और यहाँ मेवात का क्षेत्र दिया था हिंदाल को। इसके 4 लड़के थे। ठीक है। हिंदाल था और क्या कहते हैं कामरान था, और 2 और थे। ठीक है। आगे चलिए 1540 में अफगानी योद्धा शेर शाह ने किस शासक को हराकर दिल्ली पर अफगान शासक स्थापित किया था, तो इसने हुमायूं को हरा दिया था। अभी बता दिया ना ऊपर कि इसकी जो मतलब आपस में ही झगड़ रहे थे, तो इसका फ़ायदा उठा लिया था शेर शाह ने। ठीक है। आगे चलिए हिसार हरियाणा क्षेत्र को निम्न में से किस शासक ने 4 सरकारों यानी कि 4 सरकारों दिल्ली मेवात हिसार सरहिंद में रहने दिया था, तो ये ऐसा किया था शेर शाह ने। आगे चलिए कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था, तो ये हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है। इसको देखिए। ठीक है। इस पर मैं 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ अगर ये पूछ ले कि शेर शाह का बचपन कहाँ बीतता था, तो ये नारनौल में शेर शाह के दादा नारनौल से बिलोंग करते थे। और शेर शाह पढ़ाई करके कहाँ से आया था, तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है जौनपुर से ये अपनी डिग्री वगैरह लेकर आया था, मतलब स्टडी करके आया था। और कई बार यहाँ से डीप में पूछ लेता है कि जौनपुर से किस शासक के खिलाफ फतवा जारी हुआ था, तो जौनपुर से फतवा निकला था अकबर के खिलाफ। ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पूरब का सिराज अकबर को कहते हैं। ठीक है। और ये बिहार का एक कोई शासक था, तो उसके अंडर ये काम करता था। और एक दिन ये बिहार के शासक के साथ घूमने जा रहा था, तो जंगल में एक आ जाता है शेर, और ये शेर को एक ही बार में तलवार से उस शेर को मार डालता है। तब वो बिहार का शासक इसको शेर खान की उपाधि देता है। ठीक है। याद रखेंगे हुमायूं वगैरह ये झंडू बाम था, अकबर भी झंडू बाम था। और शाहजहाँ को कहा जाता है स्थापत्य कला का काल, क्योंकि शाहजहाँ ने हमारे देश में बहुत सारी बिल्डिंगें बनवाई हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है स्थापत्य कला का काल, या फिर इंग्लिश में बोले तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। ठीक है। इसने बहुत सारी इमारतें बनवाई थी, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। ठीक है। इतनी जानकारी बहुत है। तो अंतिम, ठीक है, हेमू कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था, तो हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है। अगर ये पूछ ले हेमू का जन्म कहाँ हुआ था, तो हेमू का जन्म हुआ था रेवाड़ी में। ठीक है। और ये अंतिम हिंदू सम्राट था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और ये पहला ऐसा हिंदू सम्राट था जो युद्ध में मारा गया था। और कई बार पूछ ले कि हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो विक्रमादित्य की। ठीक है। और इसका युद्ध हुआ था अकबर से 1556 में, पानीपत की दूसरी लड़ाई। और अकबर नहीं लड़ रहा होता उस टाइम, अकबर का एक बॉडी गार्ड होता है जिसका नाम होता है बैरम खान। ठीक है। तो ये देखिए 1556 में दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच, तो ये बता दिया। पानीपत की दूसरी लड़ाई में कौन जीता था, तो अकबर जीता था। जीतता कोई नहीं था। ठीक है। जीतता कोई नहीं था। अकबर उस टाइम 13-14 साल का लड़का था, कई बार बता दिया। ठीक है। अकबर की तरफ से लड़ रहा था बैरम खान। ठीक है। बैरम खान ये हेमू के आँख में लग जाता है तीर, बैरम खान इसे बंदी बना लेता है। अकबर होता है 13-14 साल का लड़का, इसके सामने इस हेमू को पेश किया जाता है। तो अकबर कहता है कि मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ सकता हूँ, बस मेरी एक शर्त है, तुम शर्त मान लो। तो ये कहता है तुम हिंदू धर्म को छोड़कर हमारे इस्लाम धर्म में शामिल हो जाओ। ठीक है। तो ये हेमू कह देता है मैं ज़िंदगी
मैंने हिंदू धर्म में बिताई है और मैं हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म कोई नहीं अपनाऊंगा। तो ये अकबर कहता है इसके बाप को पकड़ के लाओ। तो भी इसका बाप होता है मतलब 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति होता है, तो हेमू के बाप को लाया जाता है। तो ये कहता है मैं तुम दोनों को छोड़ सकता हूँ, बस तुम मेरी एक शर्त मान लो। तो कहता है तुम मुस्लिम धर्म को अपना लो, बाकी मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने दूंगा। तो अकबर हेमू का बाप कहता है मैं 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मैंने पूरी ज़िंदगी हिंदू धर्म की सेवा की है, ठीक है। तो मैं हिंदू धर्म को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और मुस्लिम को बिल्कुल नहीं अपनाऊंगा। तो ये इसके बाप के गर्दन कटवा देता है, ठीक है। ऐसे याद रखना, बहुत लंबी कहानी है। आगे चलिए, ठीक है। कहानी बहुत लंबी है बट क्या करें, टाइम की पाबंदी है। तो ये बता दिया अंतिम शासक था हेमू जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। आगे देखिए, अकबर का जन्म 1542 में हुआ था, ठीक है। इसके ऊपर पूरी कहानी है। आगे चलिए, ठीक है। सुना दूं क्या कहानी, ठीक है। कहानी सुन लीजिए, कई बार सुना रखी, यहाँ भी सुन लीजिए, ठीक है। जो अभी ऊपर पढ़ के आए हैं ना, शेर शाह सूरी, ठीक है। शेर शाह सूरी ये बाबर की सेना में होता है, ये अफगान होता है एक, ठीक है। और ये A1 क्वालिटी का पढ़ा लिखा बंदा होता है। तो एक बार बाबर युद्ध जीत कर आ रहा होता है, ठीक है। युद्ध जीत के आता है तो ये शेर शाह सूरी होता है छोटा, ठीक है। तो बाबर कहता है अपनी सेना से कि बैठ जाओ, थोड़ी देर रेस्ट वगैरह कर लो, तुम युद्ध जीत कर आए हो, थोड़े थक गए होगे तो कुछ खा पी लो। तो बाबर सबको खाने के लिए गाय का मांस देता है अपने सैनिकों को। तो उसी सैनिकों में ये अफगान सैनिक होता है शेर शाह सूरी, ठीक है। इस अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसी के ऊपर मैं आ रहा हूँ अभी, ठीक है। क्योंकि यहाँ से डीप में क्वेश्चन बना है UPPCS में, तो इस अकबर के ऊपर ही मैं लेकर आ रहा हूँ कहानी को, ठीक है। तो ये शेर शाह सूरी होता है, तो सबको गाय का मांस देता है बाबर खाने के लिए। जो शेर शाह सूरी होता है इसके हाथ में होती है एक तलवार। तो जैसे ये गाय का मांस होता है ना, तो गाय के मांस में उस तलवार की चोंच को चुबा के मतलब गाड़ के, और तलवार की चोंच से उस गाय का मांस खा रहा था मुंह में डाल के, ठीक है। जैसे आज के टाइम जो चाउमीन वाली चम्मच होती है ना, फ्रूट चाट वाली, तो ऐसे चुबो और खा लो, फिर चुबो और खा लो, ठीक है। ऐसे ही ये गाय का मांस खा रहा था कौन, शेर शाह सूरी। तो बाबर कहता है हुमायूं से, ठीक है। हुमायूं भी छोटा होता है उस टाइम। तो बाबर कहता है हुमायूं से कि बेटा इधर आ और देख, हमारी पूरी सेना आराम से खा रही है एक हाथ से, ठीक है। और ये बंदा मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये ज़्यादा ही कुछ फॉरवर्ड बन रहा है, तू जाए और इसे पकड़ ले, ठीक है। तो ये शेर शाह सूरी होता है, ये वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए जाता है, ठीक है। भाग जाता है और हुमायूं से एक बात कहकर जाता है कि अगर मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया ना, तो मैं एक दिन ऐसा आएगा कि मुग़ल, ठीक है, मुग़ल सम्राट को या फिर मुग़ल शासन को इंडिया के अंदर से ख़त्म कर दूंगा, या फिर मुग़लों को इंडिया से बाहर खदेड़ दूंगा, ठीक है। समझ गए होगे। और वो दिन कब आता है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी, तो 1540, ठीक है ना। कई जगह ये कन्नौज नहीं लिखा मिलेगा, कई जगह आपको लिखा मिलेगा बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। बिलग्राम का, कन्नौज का पुराना नाम था बिलग्राम, ठीक है। बिलग्राम की लड़ाई भी 1540 में हुई थी, जो कि कन्नौज के नाम से प्रसिद्ध थी, ठीक है। तो कन्नौज की जो लड़ाई होती है या फिर बिलग्राम का युद्ध कह लो, तो ये शेर शाह सूरी हरा देता है किसको, अकबर के बाप को, हुमायूं को, ठीक है। तो उसने जो बात कही थी वो अपनी सच कर देता है कि मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया ना, तो एक दिन मैं मुग़लों को खदेड़ के रहूँगा इंडिया से, ठीक है। और वो टाइम आता है 1540 में, हुमायूं को हरा देता है। और हुमायूं हार के बाद चला जाता है कहाँ पर, ईरान भाग जाता है, ठीक है। ईरान भाग जाने के बाद और हमारे इंडिया पर हो जाता है किसका, शेर शाह सूरी का राजपाट, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा डीप में और, ठीक है। ये इंडिया से लड़ाई हार के चला जाता है ईरान, ठीक है। ईरान चला जाता है, ये 5-7 दिन भटकता है, भटकते भटकते पहुंच जाता है एक मस्जिद के सामने। और मस्जिद में होते हैं कौन, मौलवी वगैरह होते हैं ना, वहाँ पर काजी वगैरह होते हैं, ठीक है। अपने जैसे मंदिरों में पुजारी होते हैं, तो वहाँ पर मस्जिदों में मौलवी कह लो या फिर कह लो काजी, ठीक है। तो एक काजी की नज़र इस पर पड़ती है, तो वो काजी इसके पास आता है, कहता है भाई तू कौन है और इधर भटक रहा है, 4-5 दिन से मैं तुझे यहीं देख रहा हूँ। तो ये बोल देता है झूठ, ये कहता है कि मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है, डिफ़ाल्टर टाइप बंदा हूँ। और ये झूठ बोल देता है, ये नहीं बताता कि मैं इंडिया का सम्राट था और वहाँ से युद्ध हार के इधर चला आया हूँ, ठीक है। तो ये अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में उस मौलवी को अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब उस मौलवी को पटा लेता है, ठीक है। तो मौलवी कहता है कि चल तू यहाँ रह ले मस्जिद में, और ये मस्जिद में रहता है, ठीक है। तो मस्जिद में ये झूठ बोल देता कि ये तो मतलब मुसलमान तो था ही और बादशाह था इंडिया का, और इसको सारे कुरान वगैरह मतलब सब कुछ पूजा पाठ वगैरह इसको सब कुछ करना आता था। लेकिन ये मौलवी को बोल देता है झूठ कि मुझे कुछ नहीं आता। तो वो मौलवी धीरे धीरे इसको सिखाने लगता है क्या, मतलब कुरान पढ़ना वगैरह, ठीक है, कैसे पूजा पाठ होता है कुरान के साथ। तो ये मस्जिद थी, ठीक है। इस मस्जिद में हुमायूं था और वो मौलवी था, और इस मस्जिद के सामने एक अमरकोट का किला था, ठीक है। अमरकोट का किला था,
और उस किले में यहाँ थी खिड़की, ठीक है, और वहाँ पर यहाँ एक लड़की बैठी रहती थी। और इसका जो हुमायूं था यहाँ मस्जिद में इसका प्राइम टारगेट था इस लड़की का। और अमरकोट में किले में यहाँ पर एक लड़की बैठी रहती थी कमरे में खिड़की के पास, ठीक है। तो ये हुमायूं इसको देखता रहता था, देखता रहता था, देखता रहता था, ठीक है। 2-4 महीने हो गए, ठीक है। 2-4 महीने के बाद आता है टाइम, ठीक है। इसकी मतलब हुमायूं की इससे हो जाती फ्रेंडशिप, यानी कि अकबर की माँ से, ठीक है। बाद में ये शादी वगैरह भी कर लेता है। बट जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से यूपी पीसीएस में कई बार डीप में क्वेश्चन बना है। अभी बताता हूँ क्या क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो ये अमरकोट का किला होता है, ये राजपूतों का किला होता है, ठीक है। राजा भीरसाल का किला होता है, अब मुझे नाम याद आया, राजा भीरसाल का किला होता है जो कि एक राजपूत ख़ानदानों से होता है, ठीक है। तो ये हुमायूं यहाँ पर मतलब मस्जिद से इसको देखता रहता था, देखता रहता, तो फिर इसकी हो जाती बातचीत, हो जाती है फ्रेंडशिप वगैरह हो जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, ठीक है, ये मौलवी को जाना पड़ जाता है कहीं दूसरे गांव में पूजा पाठ करने के लिए। तो ये हुमायूं को कहता है, भाई मैंने तुझे 4-5 महीने की ट्रेनिंग दी है, अब तो इतना तो तू कर ही सकता है पूजा पाठ। तो हुमायूं कहता है हाँ मैं सब कुछ कर लूँगा, बस तुम जाओ। तो जैसे ये मौलवी चला जाता है इस मस्जिद से बाहर दूसरे गांव में पूजा पाठ करने के लिए, और हुमायूं चला जाता है इस मस्जिद से बाहर सीधा यहाँ अमरकोट के किले में, ठीक है। अमरकोट के किले में अपनी जो भी है इसकी फ्रेंडशिप है या फिर जो भी है इसकी गर्लफ्रेंड वगैरह जो भी बन गई थी, ठीक है, तो उससे मिलता है, ठीक है। मिलता है, फिर प्यार परवान चढ़ जाता है, ठीक है, और ये हो जाती प्रेग्नेंट, ये हो जाती प्रेग्नेंट, ठीक है। तो यहाँ से यूपी पीसीएस में डीप में क्वेश्चन एक बार ऐसे पूछा था कि ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसका जन्म राजपूतों के ख़ानदान में हुआ था, ठीक है। तो ये राजपूतों का किला था और ये राजपूतों की रानी थी, ठीक है, जिस जिसकी फ्रेंडशिप हो गई थी हुमायूं के साथ। फिर बाद में ये हो जाती प्रेग्नेंट। फिर प्रेग्नेंट होने के बाद 1542 में, अक्टूबर 1542 में इस राजपूत किले में होता है अकबर का जन्म, ठीक है। तो यहाँ से यूपी पीसीएस वालों ने दिमाग लगा के क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन वो ये था कि किस मुगल बादशाह का जन्म राजपूतों के ख़ानदान में हुआ था। तो अकबर का जन्म हुआ था इस राजपूत घराने में, ठीक है, क्योंकि ये राजपूत घराने का किला था। राजा भीरसाल सिंह की वाइफ थी, यानी वाइफ थी पता नहीं रानी थी, तो उसके साथ हो जाती हुमायूं की सेटिंग, ठीक है। समझ गए होगे, यहाँ से क्वेश्चन डीप में बना इसीलिए मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ये छोटी सी कहानी थी। अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। अगर ये पूछ ले कहाँ पर, तो अमरकोट का किला था वो, ठीक है। अमरकोट का किला, ठीक है। और ये पूछ ले कहाँ पर पड़ता है, तो ये शायद पाकिस्तान वगैरह के एरिया में पड़ता था उस टाइम, ठीक है। चलते हैं आगे। अकबर के समय हरियाणा के में कितनी सरकारें थी, तो 5 सरकारें थी। आगे चलिए। मुग़ल सम्राट अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था, तो ये था, बताइए कौन था, तो ये था हेमू। ये देखिए दीन इलाही, तो ये अकबर ने चलाया था 1582, ये याद रखना, दीन इलाही। आगे चलिए। ये MBT, ठीक है, इस पर तो सब कुछ A1 क्वालिटी का करा रखा है। अब हम मध्यकालीन भारत में जाके देख सकते हैं, ठीक है। पूरी की पूरी 8 घंटे की वीडियो मिल जाएगी। बाकी यहाँ अगर डिफाइन करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे चलिए। मनसबदारी प्रथा, तो ये अकबर के काल में चली थी, ठीक है। अकबर को बता दिया ना, अकबर के टाइम में, ठीक है, 1582 में चली थी दीन इलाही मनसबदारी प्रथा, ठीक है। शाहजहाँ के काल में बता दिया है इसको। आगरा का किला, लाल किला, ठीक है, आगरे की मोती मस्जिद सब शाहजहाँ ने बनवाई थी। जहांगीर, ठीक है, जहांगीर ने, इतना याद रखना, जहांगीर ने 2 अस्पा और सिंह अस्पा की प्रथा चलाई थी। और जहांगीर ने अपने शासनकाल में तम्बाकू पर बिल्कुल बैन लगा दिया था। ये क्वेश्चन डीप में बन जाता है कि किस मुग़ल शासक ने अपने शासनकाल में तम्बाकू पर बैन लगा दिया था या प्रतिबंध लगा दिया था, तो जहांगीर ने, ठीक है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, ये कट्टर मुसलमान था, ठीक है, कट्टर। और ये हिंदुओं को तो देख के मतलब इसका खून खोल उठता था। सबसे ज़्यादा इसने हिंदू मंदिर वगैरह तोड़वाए, ठीक है। अगर ये पूछ ले सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार किसके काल में थे, तो औरंगजेब के काल में थे। 33% हिंदू इसकी सेना में अकबर के काल में थे। अकबर के काल में 16% थे और शाहजहाँ के काल में 24%, ठीक है। याद रखेंगे, ये डीप लेवल के क्वेश्चन है। हज़ारों बार यहाँ से क्वेश्चन बना कि औरंगजेब के काल में कितने हिंदू मनसबदार थे, तो 33%। और ये अकबर के काल में थे 16%, और ये शाहजहाँ के काल में थे 24%, ठीक है। याद रखेंगे 24। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष अकबर का पुत्र जहांगीर गद्दी पर बैठा था, तो ये 1605। नेक्स्ट देखिए, शाहजहाँ के पुत्र को हरियाणा प्रवेश में विशेष लगाव था, तो ये था दारा सिकों, ठीक है। शाहजहाँ का जो पुत्र था दारा सिकों, तो इसको हरियाणा से काफ़ी लगाव था, यानी कि प्यार था या फिर अटैचमेंट कह लो। आगे चलिए। शाहजहाँ ने एक नई इकाई चकला बनाई थी, ठीक है। शाहजहाँ ने एक नई इकाई चकला बनाई थी। शाहजहाँ ने
हिसार चकले का हाकिम किसको नियुक्त किया था? तो ये किया था कृपाराम को। ठीक है ना, कृपाराम को हिसार का हाकिम बना दिया था, यानी कि वही वैद। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हरियाणा के किस क्षेत्र में शाहजहाँ का विशेष लगाव था, जहाँ पर उसने धर्मगुरु का निवास स्थान था? तो ये था थानेश्वर से उसे बहुत ही प्यार था। औरंगजेब दिल्ली का सम्राट बना था 1658 में। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में शामलिया मेव के नेतृत्व में मेवों की सेना औरंगजेब की सेना के से किस प्रकार युद्ध आक्रमण करती थी? तो ये बताइए कौन सी करती थी? तो ये करती थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा गुरीला आक्रमण। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए, मुगल। ठीक है ना, मुगल शासनकाल में हरियाणा के किस क्षेत्र में जाटों का उदय हुआ था? तो ये दक्षिणी पूर्वी भाग में जाटों का उदय हुआ था। आगे देखिए, औरंगजेब के शासनकाल में जाटों को संगठित करने का श्रेय तो ये बेर गोकुला को जाता है। ठीक है, आगे चलिए, जाटों का प्लाटून या फिर जाटों का प्लेटो कहते हैं सूरजमल को। ठीक है, याद रखेंगे। नारनौल फौजदार। ठीक है, नारनौल के फौजदार खां व सतनामी सैनिकों के मध्य युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1672 में। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंदा, ठीक है, बंदा बैरागी ने हरियाणा के किस क्षेत्र में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह के लिए मुख्यालय बनाया था? तो ये सोनीपत को मुख्यालय बनाया था मुगलों के विरुद्ध विरोध करने के लिए। आगे देखिए, करनाल और इंद्री के बीच लड़ाई कब हुई थी? तो 26 अक्टूबर 1710। रेवाड़ी में अहीर रियासत की स्थापना नंदराम अहीर ने किस मुगल शासक के शासनकाल में की थी? तो औरंगजेब के। डिफेंस। आगे चलिए, अहीर रियासत के किस शासक को मोहम्मद शाह ने शमशेर बहादुर की उपाधि दी थी? तो ये थी बाल कृष्ण। डिफेंस। आगे चलिए, करनाल का युद्ध। डिफेंस, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। करनाल का युद्ध हुआ था 1739। डिफेंस, 1739 याद रखेंगे। डिफेंस डिफेंस अगर ये पूछ ले, करनाल की लड़ाई कब हुई थी 1739 में, किस किस की हुई थी? तो मोहम्मद शाह रंगीला और अहमद शाह अब्दाली के बीच। डिफेंस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अहमद शाह अब्दाली का नाम। 1789 में क्या हुआ था? 1789 में हुआ था फ्रांसीसी की क्रांति। डिफेंस, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 और रूसी क्रांति हुई थी 1717 में 1917 में। डिफेंस, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति, 1917 में रूस की क्रांति और 1914 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। डिफेंस, और यहाँ करनाल की लड़ाई हुई थी 1739 में। डिफेंस, और किसके साथ हुई थी? तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला। डिफेंस, तो ये देख लीजिए, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुई थी प्रथम लड़ाई। डिफेंस, डिटेल में चलूँ क्या? तो चलिए डिटेल में चलते हैं। डिफेंस, कई बार यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है कि मोहम्मद शाह रंगीला को दिल्ली आशीर्वाद देने कौन गया था? तो बाबा गरीबदास दिल्ली में उसे आशीर्वाद देने के लिए गए थे, तो शायद वो उसे आशीर्वाद दे भी देते। तो मोहम्मद शाह रंगीला कहता है कि तो मुझे जल्दी से आशीर्वाद दो। फ्रेंड्स, बाकी फिर मैं तुम्हें खुश करता हूँ। तो मोहम्मद, ये जो बाबा गरीबदास होते हैं, ये कहते हैं मेरी 3 शर्तें हैं, तब जाके मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तो ये कहते बताओ कौन सी शर्त है? मोहम्मद शाह कहता है मुझे सारी तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं। तो ये गरीबदास कहते हैं कि एक तो हमारे देश पर जो धार्मिक कर लग रहा है ये बंद होना चाहिए, पहली शर्त ये थी। और दूसरी शर्त ये थी कि जो हमारे देश में जो किसानों पर कर लग रहा है ये भी बंद होना चाहिए तुम्हारे शासनकाल में। फ्रेंड्स, और तीसरी शर्त ये थी कि जो तुम गाय का मांस वगैरह गाय के मार के खाते हो तो ये बंद होना चाहिए। ठीक है ना, तो मोहम्मद शाह रंगीला कहता है चलो ठीक है, देखता हूँ मैं क्या हो सकता है। लेकिन जो मोहम्मद शाह रंगीला के जो दरबारी मंत्री थे या चेले चपाटे थे, तो वो कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला को कि तुम एक काफिर की बात कैसे मान सकते हो? ठीक है, अब आप कहोगे ये काफिर कौन होता है? ठीक है, जो आदमी, ठीक है, जो भी व्यक्ति हिंदू है या फिर मुस्लिम है, ठीक है, जो भी व्यक्ति चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे जाट हो, चाहे चौहान हो, ठीक है, चाहे अग्रवाल हो, चाहे बनिया हो, कोई भी हो, ठीक है, जो भी इस्लाम में विश्वास नहीं करता ना, तो इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग वो काफिर है। ठीक है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई हो। ठीक है, अगर आप इस्लाम धर्म में विश्वास नहीं करते तो आप एक काफिर हो अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक स्टेटमेंट। ठीक है, तो गरीब, ठीक है, बाबा गरीबदास होते हैं कौन? हिंदू। तो ये कहता है कि तुम एक काफिर की बात कैसे मान सकते हो? ठीक है, तो मोहम्मद शाह रंगीला कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानूंगा, जो मेरे मंत्री वगैरह हैं वो सही कह रहे हैं। ठीक है, तो फिर बाबा गरीबदास एक बात कहते हैं इनसे, मोहम्मद शाह रंगीला से, कि जो माने वचन हमारा। मोहम्मद शाह रंगीला से कहते हैं बाबा गरीबदास की जो माने वचन हमारा, वो राज करे काबुल कंधारा। ठीक है, क्योंकि ये काबुल और कंधार उस टाइम अपने देश के अंडर ही आते थे, और ये काबुल अफ़गानिस्तान की राजधानी है, याद रखना।
ठीक है। ये कहते हैं कि जो माने बचन हमारा, राज करे काबुल कंधारा, मतलब दिल्ली से लेकर काबुल कंधार तक तुम राज करोगे अगर मेरी बात मान लोगे। ये तीनों शर्तें, ठीक है। तो ये दूसरी बात ये कहते हैं कि जो ना माने वचन हमारा, ठीक है, कि जो ना माने वचन हमारा तो फिर पश्चिम दिशा से घोड़ों की उड़ती हुई धूल आएगी जो चौपट कर देगी राज तुम्हारा, ठीक है। समझ गए हो गए, ये बात कही थी इन्होंने। अब देखिए ये अपना देश है, ठीक है, अपने देश का नक्शा है। तो ईरान इधर पड़ता है ना पश्चिम दिशा में, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। मान लो ये अपने देश का नक्शा है तो ईरान इधर पड़ता है पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो इन्होंने कहा था पश्चिम दिशा से घोड़ों की उड़ती हुई धूल आएगी। तो ये पश्चिम दिशा से आया था कौन? 1739 में नादिर शाह घोड़े पर बैठकर धूल उड़ाता हुआ, टकड़क टकड़क करता हुआ, ठीक है। तो 1739 में होती है करनाल की लड़ाई। तो समझ गए हो गए, ठीक है। तो समझ गए हो ना, इतनी बात होगी। और डीप में चलो, ठीक है, और डीप में चलता हूँ लेके। तो चलिए देखिए, कई बार यहाँ से, ठीक है, ये जो मोहम्मद शाह ना, मोहम्मद शाह, ठीक है, ये मतलब अपने हरम में ही पड़ा रहता था, मतलब लड़कियों के साथ, लेडीजों के साथ, मतलब हरम में ही पड़ा रहता था, लेडीजों के साथ, लड़कियों के साथ दारू वगैरह पीता रहता था, ठीक है। तो इसी वजह से इसको रंगीला बादशाह कहते थे। और ये मतलब इसकी दरबार वगैरह, जो भी दरबार लगता था, तो ये वहाँ से हरम से मतलब विदाउट कपड़े, यानी न्यूड वगैरह होता है, विदाउट कपड़े आ जाता था अपनी सभा में, ठीक है। तो इसी वजह से इसको रंगीला बादशाह कहते थे। और कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था? तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। ये अंतिम मुगल बादशाह था जो बैठा था मयूर सिंहासन पर, ठीक है। मयूर सिंहासन बनवाया किसने था? शाहजहाँ ने बनवाया था, जिसके अंदर लगा था विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, जो आज के टाइम रखा है लंदन के म्यूजियम में, ठीक है। वो हीरा आज भी रखा हुआ है लंदन के म्यूजियम में, पता नहीं इंडिया में कब आएगा वो, ठीक है। तो याद रखना, जब ये नादिर शाह इसको हरा देता है, ठीक है, साथ में ले जाता है 1 करोड़, ठीक है। ये यूपीएससी लेवल की बात बता रहा हूँ। नादिर शाह इसको हरा देता है, मोहम्मद शाह रंगीला को, ले जाता है साथ में 1 करोड़ 78 लाख रुपए लूट के कैश। मयूर सिंहासन ले जाता है, ठीक है, जिसमें लगा होता है तख्ते ताउस कोहिनूर हीरा, ठीक है। हारने के बाद 1 करोड़ 78 लाख रुपए कैश और लूट के ले जाता है कोहिनूर हीरा, जिसमें तख्ते ताउस ले जाता है, ठीक है, जिसमें लगा होता है कोहिनूर हीरा। और साथ में ले जाता है A1 क्वालिटी के घोड़े, ठीक है, A1 क्वालिटी के घोड़े लूट कर ले जाता है मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ से। क्योंकि आपने देखा होगा जो पुराने ज़माने की लड़ाइयाँ वगैरह होती थी तो उसमें घोड़े A1 क्वालिटी का काम करते थे। तो इसी वजह से ये लूट के ले जाता है 1 करोड़ 78 लाख रुपए कैश, कोहिनूर हीरा यानी कि तख्ते ताउस, और A1 क्वालिटी के ले जाता है घोड़े, ठीक है, लूट कर। क्योंकि आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी, वो गब्बर वाली, ठीक है, वो क्या कहते हैं, शोले वगैरह फिल्म देखी है, तो उसमें पहले पुरानी फिल्मों में घोड़े का अच्छा रोल दिखाया जाता है, क्रेज वगैरह, ठीक है। तो उसी टाइम सारी लड़ाइयाँ प्राचीन काल में घोड़ों से होती थी, और ये इसीलिए A1 क्वालिटी के घोड़े लूट कर ले जाता है, ठीक है। कौन? नादिर शाह, ठीक है। सब कहानी समझ गए हो तो लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए मयूर सिंहासन किसने लूटा था? नादिर शाह ने लूटा था। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए बल्लभगढ़, ठीक है, बल्लभगढ़ रियासत के अंतर्गत बल्लभगढ़ का किला का निर्माण तो ये बल्लभ सिंह ने करवाया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, किस मुगल बादशाह ने मराठों को कुरुक्षेत्र उपहार के स्वरूप में दिया था? तो आलमगीर ने। नेक्स्ट देखिए, मराठों ने किस वर्ष तक संपूर्ण हरियाणा पर अपना अधिकार कर लिया था? तो ये 1756 से 57 के बीच, फ्रेंड्स। और ये 1757 की डेट देखकर कुछ याद आ रहा है तो ये प्लासी के युद्ध की लड़ाई है, ठीक है। तो देखिए 1 फरवरी 1757 को हरियाणा के किस क्षेत्र पर अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था? तो ये फरीदाबाद। पानीपत का तीसरा वही युद्ध 1761 में होता है। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासकों की लड़ाई होती है, जिसमें मराठा शासक हार जाते हैं। तो ये देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई का संबंध हरियाणा के कालाअंब यानी कि पानीपत में पड़ता है, ये कालाअंब, ठीक है। आगे चलिए, और कहा जाता है ये जो तीसरी लड़ाई हुई थी तो पानीपत में एक कालाअंब जगह पड़ती है, तो वहाँ पर मतलब वो आमों का बगीचा था, ठीक है। और जिस जिस पेड़ पे, ठीक है, जिस जिस आम के पेड़ पर उस युद्ध की लड़ाई की खून की बूंदें गिरी थी ना, तो उस पेड़ के आम काले आने लग गए थे, ठीक है। मान लो यहाँ कोई लड़ाई हो रही है, ठीक है, इधर इधर पेड़ लगे हुए हैं, तो खून की बूंदें इन पेड़ों पर गिरी थी ना, जिन जिन पेड़ों पर गिरी थी, तो उन पेड़ों के आम काले आने लगे थे, इसी वजह से इसका नाम काले आम रख दिया गया है। आगे चलिए, सिखों ने, सिखों ने किस वर्ष सरहिंद के गवर्नर को पराजित कर अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, जिंद
करनाल पर अधिकार कर लिया था 1764। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी, याद रखेंगे। 1764 में किसकी मृत्यु के बाद नजीबुद्दौला ने सोनीपत, मेवात, फारूकनगर पर अपना अधिकार कर लिया था? तो सूरजमल की मृत्यु के बाद। आगे देखिए, नजफ खान ने हरियाणा के किस क्षेत्र पर अपना अधिकार किया था? तो ये इन सभी रेवाड़ी, नारनौल, सिरसा, इन सब जगह। आगे चलिए, 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर माधजी सिंधिया शासक कर रहे थे। आगे चलिए, माधजी सिंधिया ने किस मुगल शासक का प्रस्ताव स्वीकार करके हरियाणा पर अपना अधिकार कर लिया था? तो ये शाह आलम। ठीक है। आगे चलिए, माधजी सिंधिया ने अपने विजित प्रदेशों का शासन सही तरीके से चलाने के लिए प्रदेशों को कितने पार्ट में बांट दिया था? तो 4 जिलों में बांटा था। ठीक है। आगे चलिए, जॉर्ज थॉमस ने 1794 में हरियाणा के किस क्षेत्र को लूटा था? तो ये झज्जर और बहादुरगढ़ को लूटा था। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में झांसी के दुर्ग को राजधानी बनाया था। आगे चलिए, जॉर्ज थॉमस ने किस क्षेत्र में अपनी एक टकसाल स्थापित की थी तथा सिक्का ए साहिब के नाम से सिक्का चलाया था? तो ये झांसी में इसने टकसाल लगवाई थी। आगे चलिए, जॉर्ज थॉमस द्वारा गठित कुल राज्य में जॉर्ज थॉमस द्वारा गठित राज्य में कुल कितने परगने थे? तो ये 14 परगने थे। नेक्स्ट देखिए, जॉर्ज थॉमस और सिखों के मध्य नारनौल का युद्ध, तो ये 1799 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, जॉर्ज थॉमस ने 1801 में किसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था? तो ये था जनरल बोगेन के सामने। जॉर्ज थॉमस ने आत्मसमर्पण कर दिया था 1801 में, किसके सामने? जनरल बोगेन के सामने। ठीक है। तो ये था हमारा मतलब मध्यकालीन भारत हरियाणा का। अब चलते हैं हम हरियाणा की मॉडर्न हिस्ट्री पर। ठीक है, यानी कि आधुनिक भारत में हरियाणा को देखेंगे। आधुनिक भारत में कौन आ गए थे? अंग्रेज आ गए थे ना, तो ऐसे ही हरियाणा में भी अंग्रेज आ जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा तीव्र गति से ही चलेंगे। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस संधि के तहत हरियाणा को मराठों से प्राप्त किया था? तो ये थी ऑप्शन नंबर ए, अर्जन गांव की संधि। ठीक है ना, ये देख लीजिए, ठीक है ना, तेज सिंह ने रेवाड़ी परगने में इस्तमुरारी जागीर के तहत कितने गांव दे दिए थे? तो ये 87 गांव। आगे देखिए, उत्तरी हरियाणा में स्थित लाडवा का शासक कौन था? तो ये गुरुदत्त था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे चलिए, थानेश्वर के शासक बंगा सिंह ने किन शासकों के संग बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो सिख शासकों के साथ संघ बनाया था इसने। आगे चलिए, लाडवा के शासक गुरुदत्त और ब्रिटिश कमांडर कर्नल वर्ण के बीच युद्ध हुआ था। तो ये 20 अप्रैल 1805 में युद्ध हुआ था। आगे चलिए, मेवात क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने में अंग्रेजों को वर्ष लगे थे? 7 साल लगे थे। आगे चलिए, हरियाणा में प्रशासनिक परिवर्तन के फलस्वरूप कंपनी द्वारा अधिकृत भाग को कितने क्षेत्रों में बांटा था? तो ये 4 क्षेत्रों में विभाजित किया था। नेक्स्ट देखिए, 1833-34 में ब्रिटिश शासन के दौरान हरियाणा को किस प्रांत का अंग बना दिया था? तो उत्तर पश्चिमी प्रांत का। आगे चलिए, अम्बाला क्षेत्र में 33 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत छिछरौली रियासत का शासक कौन था? तो ये था करोड़ सिंधिया मिसल बुंगेल सिंह। ठीक है। आगे चलिए, छिछरौली रियासत को किस ब्रिटिश जर्नल ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो ये थे जनरल अर्नोल्ड ने। आगे चलिए, हिसार जिले में स्थित रानिया रियासत का शासक, तो ये जाबित खां था। ठीक है। आगे चलिए, प्रताप सिंह किस रियासत का शासक था? तो ये जींद रियासत का था। आगे चलिए, फतेह सिंह जींद रियासत का शासक कब बना? तो 1819 में। आगे चलिए, कैथल रियासत की नींव रखी थी गुरुबख्श सिंह ने। नेक्स्ट देखिए, गुरुबख्श सिंह के उत्तराधिकारी दिशा सिंह। ठीक है, क्या है ये? तो चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है। ठीक है, थोड़ा पानी आनी पी लो। अभी मैंने तो पी लिया। आगे चलिए, यहाँ थे नाम गुरुबख्श सिंह के उत्तराधिकारी देसी शाह। ठीक है, देसी शाह ने कैथल को किसके आक्रमण से मुक्त कराया था? तो मुगलों के। नेक्स्ट देखिए, 1763 में सरदार ने हरियाणा। ठीक है, 1763 में सरदार सिंह ने हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित किस रियासत की नींव रखी थी? तो लाडवा रियासत की। ये डीप लेवल के क्वेश्चन है। आगे चलिए, 1845 में लाडवा का विद्रोह का नेता था अजीत सिंह। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों ने अजीत सिंह को किस जेल में डाला था? तो ये सहारनपुर जेल में। नेक्स्ट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दियालगढ़ रियासत कब छीन ली गई थी? तो 1829 में छीन लिया गया था अंग्रेजों ने। 20वां नंबर देखिए, 1832 में राजा
जमीयत सिंह की मृत्यु हो जाने पर किसकी रियासत पर अंग्रेज़ों ने अधिकार स्थापित कर लिया था और उनकी रियासत का नाम था? तो बताइए कौन सी रियासत थी? तो उनकी रियासत थी थानेश्वर। ठीक है, आगे चलिए अगला देखिए क्या कहता है। 1851 में किस राजा की विधवा माई सुकन की मृत्यु हो जाने पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया था? तो ये राजा भगवान सिंह की पत्नी भी मर गई थी। ठीक है, तो उनके बाद इन्होंने उनके शासन को हड़प लिया था अंग्रेज़ों ने। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, सही बताया ना मैंने? ये देखिए 1851 में किस राजा की विधवा माइन सुकन की मृत्यु के बाद हो जाने पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया था? ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने भगवान सिंह। ठीक है, तो आगे चलिए। यहाँ पर मतलब जो मान सुकन थी तो ये भगवान सिंह की पत्नी थी। इनकी मृत्यु हो जाने के बाद इनका राजपाट अंग्रेज़ों के अंडर आ गया था। ठीक है, ऐसे याद रखना। करनाल व कुरुक्षेत्र में सतनामी धर्म की स्थापना 1892 में हुई थी। करनाल में 1857 की क्रांति सबसे प्रथम अम्बाला छावनी से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, आगे चलिए। 1857 की क्रांति हरियाणा के किस जिले से हुई थी? ठीक है, 1857 की क्रांति में हरियाणा का गुरुग्राम, हिसार और रोहतक इन सभी जिलों का योगदान था A1 क्वालिटी का। आगे चलिए। 13 मई 1857 को कितने सैनिकों का समूह दिल्ली से गुरुग्राम चला? तो ये 300 सैनिक। आगे चलिए। 1857 के दौरान या फिर 1857 के आंदोलन के समय विलियम फोर्ड कहाँ पर था? तो विलियम फोर्ड कलेक्टर था, तो ये था गुरुग्राम का। ठीक है, गुरुग्राम का कलेक्टर का नाम था विलियम फोर्ड। ठीक है ना, ये कलेक्टर मतलब वही IAS। आगे चलिए। साहसी हिरागंडों द्वारा रोहतक जिले में क्रांति की शुरुआत तो ये 18 मई 1857 में की गई थी। आगे देखिए। हरियाणा लाइट इन्फेंट्री में सैनिकों ने 1857 में कहाँ से बगावत की? तो ये की थी हिसार, हाथी, सिरसा। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए। 1857 ईस्वी में क्रांति में हरियाणा के किस क्षेत्र में हुकुमचंद और मुनीर बेग क्रांतिकारियों ने नेतृत्व किया था? तो इन दोनों ने किया था हांसी से। पानीपत में 1857 की क्रांति का नेतृत्व ये इनाम अली कलंदर शाह ने किया था। आगे चलिए एक सेकेंड। आगे चलिए। भिवानी में युवाओं की सुधर्मा बल सभा की स्थापित की गई थी 1890। ठीक है, भिवानी में युवाओं की सुधर्मा बाल सभा कब लगी थी? तो 1890 में स्थापित की गई थी। आगे देखिए। 1857 की क्रांति के समय झज्जर का नवाब था, तो ये था नवाब अब्दुल रहमान खां। आगे चलिए। 1857 की क्रांति के समय बल्लभगढ़ की रियासत का राजा था नाहर सिंह। 34 नंबर देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के बल्लभगढ़ का शासक था और भारत स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय शामिल था? तो ये था राजा नाहर सिंह। 1857 तक हरियाणा की सबसे छोटी रियासत थी तो फारूकनगर के नवाब 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया, तो ये नवाब अहमद अली खां। ठीक है, तो ये नवाब अहमद अली खां कौन था? तो ये फारुखसियर का नवाब था। ठीक है, फारुखसियर के किस नवाब ने? तो ये नवाब अहमद अली खां ने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के साथ लोहा लिया। आगे चलिए। हरियाणा की किस रियासत का पुराना नाम सराफाबाद था? तो ये बहादुरगढ़। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रेवाड़ी का वह राजा, ठीक है, जिसने हरियाणा में 1857 में प्रमुख नेताओं में से एक था, तो ये राव तुलाराम, ये रेवाड़ी से थे। आगे चलिए। ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा। 1857 की क्रांति के समय किस रियासत ने अंग्रेज़ों का समर्थन नहीं किया था? तो ये फारुखसियर। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का सहयोग दिया था? जींद के राजा अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे थे, ऐसे याद रखना। आगे चलिए। इन्होंने मतलब भारतीयों का साथ नहीं दिया था। आगे चलिए। 1857 की क्रांति के समय जींद रियासत का शासक कौन था? तो ये था स्वरूप सिंह। कौन सी रियासत राजपूताना की बीकानेर और रायपुर जयपुर की रियासत के मध्य थी? तो ये थी लोहारू। आगे चलिए। 1857 की क्रांति के दौरान अमुद्दीन किस रियासत का शासक था? तो ये लोहारू का था। नेक्स्ट देखिए। मुगल शासन में पटौदी रियासत किस प्रकार
किस सरकार के अंतर्गत आती थी? ये रेवाड़ी सरकार के अंतर्गत आती थी, पटौदी सरकार। अब्दुल समद, ठीक है ना। 1806 में अब्दुल समद कहाँ की रियासत का पहला शासक था? तो ये था दुजाना। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों ने करनाल जिले का प्रशासन चलाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर बनाया था अहमद अली खां को। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों को बहादुर शाह जफर से हुमायूं के मकबरे में छिपे होने की सूचना देने वाले मिर्जा इलाही बख्श किस रियासत का शासक था? तो ये था सांपला, अशोदा। आगे चलिए, देखिए A1 क्वालिटी का क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। छिछरौली रियासत वर्तमान में हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में यमुना नदी के आसपास स्थित है। आगे चलिए, 1857 के विद्रोह के दौरान छिछरौली रियासत का शासक सोवा सिंह था। चौथा देखिए, तीसरा क्या कहता है? 1857 में दुजाना का शासक डुंडे खां था। चौथा देखिए क्या कहता है? 1857 की क्रांति के दौरान कुंजपुरा के नवाब ने अंग्रेजों का पूरी तरह से साथ दिया था। तो बताइए कौन सा सही है? तो ये सारे ही सही है, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, ठीक है। पटियाला रियासत हरियाणा के किस भाग में थी? तो ये थी उत्तरी भाग में। आगे चलिए, किस रियासत के घनिष्ठ संबंध जींद की रियासत से थे? तो ये पटियाला, क्योंकि पटियाला के राजा भी उस टाइम अंग्रेजों के तलबे चाट रहे थे 1857 की क्रांति के समय। 1857 ईस्वी में किस रियासत के सिख शासकों ने अंग्रेजों की मदद की थी? तो ये देखिए नावा, ये सब तलबे चाट रहे थे उस टाइम। आगे चलिए, निम्न में से कौन सी रियासत पश्चिमी हरियाणा से संलग्न थी? तो ये थी बीकानेर। आगे देखिए, ठीक है। जो 1857 की क्रांति हुई थी ना तो जो पूरे इंडिया में जो पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, तो वो अंग्रेज़ों से डरते थे। मान लो हमें इन्होंने पढ़ाया लिखाया और ये हमको नौकरी वगैरह करवा रहे हैं, तो ये हमको नौकरी से निकाल देंगे अगर हम इसमें भाग लेंगे 1857 की क्रांति से। और जो बड़े जमींदार वगैरह थे वो अंग्रेज़ों के तलबे चाट रहे थे। जो जींद का राजा था वो अंग्रेज़ों के तलबे चाट रहा था। जो क्या कहते हैं, क्या बोल रहा हूँ, ये ऊपर क्या था, जो पटियाला का राजा था, ठीक है ना। ये देखिए, जो पटियाला का राजा था ये नावा सिंह, तो ये भी अंग्रेज़ों के तलबे चाट रहा था। मतलब ये क्रांति इतनी भयंकर हुई थी, अगर ये सब अंग्रेज़ों का साथ ना देते ना तो अंग्रेज़ों का एक वो था वायसराय, क्या कहते हैं, लॉर्ड कैनिंग ने ये बात कही थी कि जो ये भारतीय जो जमींदार वगैरह थे और जो भारत के जो देसी राजा थे, अगर इन्होंने इस लड़ाई में, ठीक है ना, इस लड़ाई में हमारे बीच पुल का काम किया था, ठीक है ना। मतलब ये इतनी तेज़ सैलाब आया था लोगों का, ये इतनी भयंकर क्रांति थी। और जो अंग्रेज़ थे, ठीक है ना, अंग्रेज़ों ने दिमाग लगाया तो ये पटियाला के राजा, जींद के राजा और जो जमींदार वगैरह थे और जो पढ़ा लिखा समाज था वो इससे दूर ही रहे थे, ठीक है ना। तो अंग्रेज़ों का जो वायसराय वगैरह था तो उसने एक कमेंट किया था कि जो देसी रियासत थी और भारतीय जो जमींदार वगैरह थे, पढ़े लिखे लोग थे, तो इस क्रांति में उन्होंने मतलब पुल का काम किया था, वरना ये सैलाब हमें से यहाँ से उड़ा कर ले जाता इंग्लैंड, ठीक है ना। अगर ये लोग साथ ना देते ना तो हम 1857 में ही आज़ाद हो जाते, ठीक है ना। इसीलिए जो देसी रियासत वगैरह थी ये अंग्रेज़ों के साथ तलबे चाट रहे थे और ज़मींदार वगैरह तो इनके तलबे चाटते ही थे हमेशा से, ठीक है ना। आगे चलिए, किस रियासत की हरियाणा के दक्षिण के महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ये थी जयपुर रियासत। आगे चलिए, ब्रिटिश जनरल बैन कोर्टलैंड को किस स्थान की क्रांति का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया था? तोमास की क्रांति को निपटाने के लिए इनका चयन हुआ था। आगे चलिए, कोल फोर्ट के बाद निम्नलिखित में से किसने मेवात पर आक्रमण किया था? तो जनरल सोबर्स ने किया था। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने झज्जर और फारूक नगर पर हमला किया था? तो सोबर्स ने किया था। आगे चलिए, 1857 की क्रांति के समय हरियाणा में वीरों की पराजय का कारण क्या था? तो उपरोक्त सभी, मतलब नेतृत्व ना मिलना। ये देखिए, इनका कोई नेतृत्व नहीं कर रहा था सही, शस्त्र, ठीक है, मतलब कोई हथियार वगैरह पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, अन्य रियासतों का सहयोग ना मिलना। अभी बताया ना कि जींद के रियासत वगैरह, जींद के राजा, पटियाला के राजा और जो पढ़े लिखे वर्ग लोग थे और क्या कहते हैं जो जमींदार वगैरह थे, तो ये सब तलबे चाट रहे थे, यही बात लिखी हुई है। अन्य रियासतों का सहयोग नहीं मिला था इनको, वरना ये अंग्रेज़ों को उसी टाइम निपटा देते। आगे चलिए, 1800 क्या बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, उत्तर पश्चिमी हरियाणा का अधिकार किस क्षेत्र, ठीक है, उत्तर पश्चिम हरियाणा अधिकार किस क्षेत्र किस
अधिनियम के अंतर्गत पंजाब में मिला दिया गया था, तो ये 1858 का चार्टर एक्ट अधिनियम, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से पूछ लेता कि अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिला दिया था, तो 1858 में, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। आगे देखिए, प्रशासनिक आधार पर हरियाणा को 2 डिवीजनों में बांटा गया था। आगे चलिए, ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा। 1857 की क्रांति के समय कौन सी रियासत शामिल नहीं हुई थी, किंतु अंग्रेजों द्वारा इस रियासत को छीन लिया गया था, तो ये थी बहादुरगढ़ की रियासत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति के बाद लोहारू रियासत किस रियासत में विलय कर दिया था, तो लोहारू को मिला दिया था हिसार में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता के बाद पड़ोसी रियासत को हरियाणा के किस जिले में विलय कर दिया था, तो गुरुग्राम में। आगे चलिए, दुजाना प्रजामंडल का केंद्र कौसाली के समीप नाहड़ था और इसका प्रमुख केंद्र था, तो ये था, ठीक है। इसके प्रमुख तो कौन थे, तो ये राव देवकरण सिंह, ठीक है। नावा रियासत का भारतीय संघ में विलय, तो यह था 1948 में किया गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखिए, पहला क्या कहता है, वर्ष 1927 में जींद रियासत का, ठीक है, वर्ष 1927 में, अब चलिए, ठीक है, वर्ष 1927 में जींद रियासत में नरवाना में जींद राज्य प्रजामंडल की नींव रखी गई। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटौदी रियासत की जनता प्रजामंडल का निर्माण किया था। आगे चलिए, स्वतंत्रता के बाद नारनौल गठित पटियाला रियासत, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद नारनौल सहित पटियाला रियासत को भारत संघ में मिला दिया गया। तो देखिए, यहाँ पर दूसरा तीसरा सही है, ठीक है। चौथा देखिए क्या कहता है, नावा रियासत को भारतीय संघ में विलय करने के बाद पटियाला के नाम पर रखा गया, तो ये गलत है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बताना था कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है, पहला भी गलत है। आगे देखिए, अगला देखिए क्या कहता है, राय बहादुर मुरलीधर ने किस स्थान पर कांग्रेस की एक शाखा बनाई थी, तो अम्बाड़ा में। आगे देखिए, 1886 में रोहतक में कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा हुई थी, तो इसके प्रमुख वक्ता कौन थे, तो लाला लाजपत राय। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का कौन सा स्थान स्वाधीनता सेनानी लाला लाजपत राय की राजनीतिक सामाजिक गतिभूमि स्थल है, तो यही हिसार, कई बार बता दिया है। हरियाणा में मार्ले मिंटो सुधार का प्रतिरोध का प्रमुख केंद्र था, तो ये अम्बाड़ा। आगे देखिए, वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत हरियाणा के किस जिले के बोर्ड ऑफ कम्युनिटी द्वारा विधानसभा का सदस्य का चुनाव का निर्णय हुआ था, तो ये था हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में होम रूल का आंदोलन के प्रसार का मुख्य भूमिका किसकी थी, तो ये पंडित नेकीराम शर्मा, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है नाम। वर्ष 1919 में हरियाणा सर्वप्रथम रॉयलेट एक्ट का विरोध हुआ था अम्बाड़ा में। आगे चलिए, 6 अप्रैल 1919 को रॉयलेट एक्ट के विरोध में किस जिले में सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो रोहतक में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, रोहतक एक्ट, ठीक है, रॉयलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अपने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस दे दिए थे लाला मुरलीधर ने। आगे चलिए, हरियाणा में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था वर्ष 1920 में। असहयोग आंदोलन संबंधी प्रथम सभा का आयोजन तो हरियाणा में हुआ था, सोनीपत में, ठीक है। प्रथम सभा का आयोजन असहयोग आंदोलन का नेतृत्व हरियाणा में कर रहे थे लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी ने रोहतक में जाट स्कूल का आरंभ किया था 16 फरवरी 1921 को। आगे देखिए, रोहतक में चौधरी मातूराम हुड्डा की अध्यक्षता में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस सभा को किसने संबोधित किया था, तो ये किया था महात्मा गांधी ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था, तो इनको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी को, यानी कि लाला लाजपत राय, दौलत राम गुप्ता और पंडित नेकीराम शर्मा, इन सबको अरेस्ट किया गया था। आगे चलिए, खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध हुआ था, तो स्कूलों में पढ़ा, ठीक है, स्कूलों में पढ़ना छोड़कर सरकारी दफ्तरों को वापस करके खिलाफत कमेटी बनाकर, ऑप्शन नंबर डी, इन सब की तरह विरोध हुआ था। नेक्स्ट देखिए, रोहतक में समाजवादी पार्टी का नेता कौन था, तो ये श्री राम शर्मा, ठीक है। आगे चलिए,
निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु के कारण हरियाणा में साइमन कमीशन का विरोध हुआ था? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। आगे चलिए। 12 मार्च 1930 को चुने गए 78 सत्याग्रहियों में लाला सूरजभान भी थे। यह राज्य किस क्षेत्र से संबंधित था? तो अम्बाड़ा। नेक्स्ट देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत हरियाणा को किस जिले में कर मत दो अभियान चलाया गया? तो अम्बाड़ा में चलाया गया था कर मत दो अभियान। कानून तोड़ने के कारण सबसे अधिक गिरफ्तारियां किस जिले में हुई? तो रोहतक में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान हरियाणा के किस जिले में पकड़ा गया था? तो रोहतक में इनको अरेस्ट किया गया था। आगे देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन निम्न में से किसने गिरफ्तारी हुई थी? तो गोपीचंद भार्गव, श्यामलाल पार्षद, नेकीराम शर्मा, इन सबको अरेस्ट किया गया था। आगे देखिए, हरियाणा में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942। आगे चलिए। आज़ाद हिंद फौज में सबसे अधिक सैनिक हरियाणा के रोहतक जिले से थे। यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। ठीक, तो चलिए देखिए कौन सा कथन सही है। 1858, ये HCS का क्वेश्चन है, डीप लेवल का। 1886 में कलकत्ता में हुए दूसरे कांग्रेस अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व दीनदयाल शर्मा और लाला मुरारजीलाल और बाल गुप्त ने किया था। ठीक है, तो बताइए। ठीक है, तो पहला सही है, ये पढ़ के ही सही लग रहा है। 1886 में कलकत्ता में हुए दूसरे कांग्रेस अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व पंडित राम शर्मा, लाला मुरलीधर और बाल मुकुंद गुप्त ने किया था। ये पहला सही है। दूसरा देखिए, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को वर्ष 1919 में पलवल में बंदी बनाया था। ये सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को 15 फरवरी 1921 को भिवानी की एक सभा को संबोधित किया। ये भी सही है। फ्रेंड्स, ये पढ़ के ही सही लग रहे हैं। आगे देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह का द्वितीय चरण 10 फरवरी 1940 से प्रारंभ हुआ, जिसमें हिसार सबसे नंबर 1 जिला था। तो ये सारे ही सही हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, इंपीरियल रिलीफ फंड कब स्थापित किया गया? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भागीदारी थी, तो ये रोहतक से थी। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किसने प्रथम युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा से सैनिक भर्ती किए थे? तो नेकीराम शर्मा ने विरोध किया था। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा देख लीजिए। जो प्रथम युद्ध वगैरह हुआ था तो उस समय अंग्रेजी सेना में हरियाणवी को भी भर्ती किया जा रहा था। तो हरियाणा में जो वैकेंसी निकली थी भर्ती के लिए, तो इसका विरोध कर रहे थे नेकीराम शर्मा, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस रेजिमेंट के कंपनियों के सभी सैनिक हरियाणा के अहीर थे? तो ये थे हैदराबाद रेजिमेंट के। आगे चलिए। वर्ष 1946 में आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 51 सीटें। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1946 में चुनावों के दौरान पंजाब का कौन सा भाग हरियाणा के क्षेत्र में था? तो ये पूर्वी। वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र के बाद वर्ष 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद हरियाणा किस प्रांत का भाग था? तो ये पंजाब का था। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, मौलाना लाउकुल्ला, मौलाना उल्ला। तो चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। 99 नंबर देखिए, मौलाना लकाउल्ला के आग्रह पर गांधी जी ने किस क्षेत्र का दौरा किया था? तो ये पानीपत में आए थे गांधी जी, मौलाना लकाउल्ला के आग्रह पर। आगे चलिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी ने कब मेवात का दौरा किया था? तो ये दिसंबर 1947 में। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किसे झज्जर का नवाब भी कहा जाता है? तो अब्दुल रहमान खां को। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किसे बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है? तो ये नाहर सिंह को। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राव तुलाराम का जन्म, ये कई बार बता दिया, रेवाड़ी में हुआ था। हरियाणा का राजनायक के नाम से जाना जाता है राव तुलाराम को। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे चलिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे केसर हिंद की उपाधि दी गई थी? तो ये लाला मुरलीधर को। आगे चलिए। गढ़ी सांपला की स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था? छोटू राम का। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर छोटू राम ने अपनी डिग्री वगैरह प्राप्त की थी कानून की, आगरा से। आगे चलिए। वर्ष 1916 में रोहतक में उर्दू साप्ताहिक पत्र जाट गजट का प्रकाशन सर छोटू राम ने किया था, और ये कैसा पत्र था? तो ये साप्ताहिक था।
आगे चलिए, हरियाणा वर्ष 1923 में जमींदारी लीग की स्थापना छोटू राम ने की थी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर छोटू राम तो ये किसान नेता थे। स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म तो ये रोहतक में हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रीय गतिविधियों को हरियाणा के किस क्षेत्र में केंद्रित किया था? तो रोहतक में। डिफेंस। आगे चलिए, संदेश साप्ताहिक पत्र की शुरुआत नेकीराम शर्मा ने की थी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। हरियाणा केसरी का खिताब तो ये पंडित नेकीराम शर्मा को दिया गया है। फ्रेंड्स आगे चलिए, अब्दुल गफ्फार खां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य कब बने थे? तो ये बने थे वर्ष 1919 में। फ्रेंड्स 1919 में इन सबको डिफाइन कर सकता हूँ। 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, रॉयलेट एक्ट आया था। ये सब आप मॉडर्न हिस्ट्री की जो प्ले लिस्ट बना रही है वहाँ पढ़ सकते हैं जाके। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो झज्जर में। हरियाणा तिलक अखबार तो 1923 में आया था ये। आगे चलिए, हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्र का संस्थापक था पंडित नेकीराम शर्मा। सुचेता कृपलानी हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो अम्बाड़ा से। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। आगे चलिए, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद फौज की अवॉर्ड कॉम्पर्स कंपनी का कैप्टन बनाया गया था। तो ये बनाया गया था फतेह सिंह को। डिफेंस। आगे चलिए, नवयुग सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बनारसी दास गुप्ता के द्वारा। डिफेंस। आगे चलिए, हरियाणा में सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर नवीन चेतना जागृत करने का श्रेय तो ये आर्य समाज को जाता है। आगे देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के किस स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम गौशाला बनवाई थी। आगे चलिए, फरमाणा तथा खट्टकण आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। डिफेंस याद रखना। आगे चलिए, निम्न में से कौन सा गलत है वो बताना है। आर्य समाज की स्थापना। डिफेंस तो यहाँ पर बताना है निम्न में से असुमेलित है। डिफेंस तो ये आर्य समाज की स्थापना वगैरह दी हुई है। तो ये कोसली में 1895 में आर्य समाज की स्थापना नहीं हुई थी। डिफेंस बाकी याद रखना। हिसार में किसने की थी? तो 1886 प्लस 1 कर दो 87। कई जगह ये 87 भी लिखा मिलेगा। लाला लाजपत राय ने की थी। हथनी में 1890 में हुई थी। थानेश्वर में 1894 में। डिफेंस बट कोसली में 1895 में हुई थी। यही गलत है। आगे चलिए, आर्यों के समालखा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये फूल सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, किस आंदोलन से प्रभावित होकर हरियाणा के हिंदुओं ने प्रदेश में सनातन धर्म की सभा स्थापित की? तो आर्य समाज। नेक्स्ट देखिए, किसने झज्जर के रिफा ए आम सोसाइटी का गठन किया था जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग थे? तो ये थे पंडित दीनदयाल शर्मा। आगे चलिए, झज्जर के प्रथम सनातन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो दीनदयाल शर्मा ने की थी। आगे चलिए, अगला देखिए क्या कहता है, संधर्म प्रकाश सभा कहाँ गठित की गई थी? तो ये भिवानी में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। भिवानी में युवाओं की सुधर्मा बाल सभा की स्थापना 1890 में हुई थी। करनाल व कुरुक्षेत्र में सनातन धर्म की स्थापना तो ये 1892 में हुई थी। फ्रेंड्स तो ये था हरियाणा का क्या कहते हैं आधुनिक इतिहास। फ्रेंड्स ये था हरियाणा का आधुनिक इतिहास, बट अभी जाना नहीं है। फ्रेंड्स तो अब देखेंगे हम हरियाणा की स्थापना। फ्रेंड्स हमने हरियाणा का प्राचीन भारत देख लिया, मध्यकालीन भारत और मॉडर्न हिस्ट्री हरियाणा की देख ली। अब देखेंगे हरियाणा का इतिहास। फ्रेंड्स क्योंकि ये भी हरियाणा का हिस्ट्री का पार्ट है। तो चलिए देखिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल का नाम याद रख सकते हैं। कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। आगे चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है बट 5-7 मिनट की वीडियो और बनेगी। आगे चलिए फ्रेंड्स, हरियाणा का गठन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने हरियाणा का अधिकांश भाग पंजाब में 1858 में मिला दिया था। ये याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, पृथक हरियाणा की मांग किस वर्ष हुई थी? तो 1907 में हुई थी। आगे चलिए, हरियाणा राज्य के गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक हरियाणा विकास समिति बनाई गई थी? तो श्री राम शर्मा की। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हरियाणा क्षेत्र को पंजाब प्रांत से अलग कर दिल्ली में मिलाने की मांग तो 1926 में हुई थी।
नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जियोफरी कॉवर्ट्स ने अम्बाला डिवीज़न को पंजाब से अलग करने की मांग की और गांधी जी ने उनका समर्थन किया। ये पहला पढ़ के ही सही लग रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, दीनबंधु गुप्ता ने 9 दिसंबर 1932 को पंजाब प्रांत से अलग हरियाणा राज्य की मांग की। तो ये सही है। आगे देखिए, कांग्रेस नेता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने दिल्ली में वर्ष 1946 में दीनबंधु गुप्ता की मांग का समर्थन किया। तो ये सारा ही सही है ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, 1947 भारत के आज़ाद होने के बाद हरियाणा किस प्रांत का भाग था। तो ये पंजाब। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1948 में मास्टर तारा सिंह ने अपने पत्र अतीत के किस राज्य फ्रेंड्स अपने पत्र अजी एक सेकंड रुको। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर थे ना, वर्ष 1948 में मास्टर तारा सिंह ने अपने पत्र अजीत में किस राज्य की मांग की थी। तो ये थी सिख राज्य की। आगे चलिए, सच्चर फार्मूला, इस पर वेरी वेरी मोस्ट बटन लगा लो। ये अक्टूबर 1949 का है, कई बार हज़ारों बार पूछा है। सच्चर फार्मूले लागू होने का क्या प्रभाव है। तो चलिए देखिए, सच्चर फार्मूला पंजाब को पंजाबी, हिंदी और उर्दू क्षेत्र 3 हिस्सों में बांटा गया है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, पंजाबियों को पंजाबी और हिंदी क्षेत्र के 2 हिस्सों में बांटा गया। तो ये सही है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या बताना था, सच्चर फार्मूला लागू होने के प्रभाव फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ये प्रभाव है फ्रेंड्स, पंजाब को पंजाबी और हिंदी क्षेत्र के 2 हिस्सों में बांटा गया फ्रेंड्स। याद रखना, जो हरियाणा CET का एग्ज़ाम हुआ है ना, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा की दूसरी राज्यकारी भाषा कौन सी है। तो वह पंजाबी फ्रेंड्स, याद रखेंगे। बट यहाँ पर पूछा है सच्चर फार्मूला लागू होने का प्रमुख या फिर प्रभाव क्या था। तो इसमें देखिए, पंजाब को पंजाबी और हिंदी क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, यही प्रभावी कारण था। आगे देखिए, सच्चर फार्मूला के अंतर्गत विभाजित हिंदी क्षेत्र निम्न में से किस क्षेत्र में शामिल है। तो ये है रोहतक, अम्बाड़ा और गुड़गांव ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच्चर फार्मूला के बारे में सही है। तो चलिए देखिए, हिंदी क्षेत्र की सरकारी भाषा हिंदी तथा पंजाबी क्षेत्र की सरकारी भाषा पंजाबी निर्धारित की गई, जो गुरुमुखी लिपि से लिखी जाती है। वेरी वेरी मोस्ट बटन पहला सही है फ्रेंड्स। फार्मूले के तहत प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा तक शिक्षा के माध्यम हिंदी क्षेत्र में हिंदी और पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी तय की गई। ये भी सही है फ्रेंड्स। तो ये सारे ही सही हैं। ये देखिए, पंजाबी क्षेत्र में द्वितीय भाषा हिंदी और हिंदी क्षेत्र में द्वितीय भाषा पंजाबी तय की गई। तो ये सारे सही हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बना था यहाँ से ठीक है, कि हरियाणा की द्वितीय राजभाषा कौन सी है या फिर हरियाणा की द्वितीय सरकारी भाषा कौन सी है। तो ये पंजाबी तय की गई थी ठीक है, द्वितीय भाषा पंजाबी तय की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। आगे देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन। तो ये 29 दिसंबर 1953 में हुआ था। राज्य पुनः आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो फैजल अली। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, किस वर्ष 1955 में हरियाणा क्षेत्र के कांग्रेस विधायकों ने किसके समकक्ष पृथक हरियाणा की मांग रखी थी। तो ये राज्य पुनः आयोग गठन के सामने। आगे देखिए, केंद्र सरकार द्वारा पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों के लिए एक विधानसभा व राज्यपाल के लिए क्षेत्रीय फार्मूला कब बनाया था। तो ये बनाया था 24 जुलाई 56 में 1956 में। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान क्षेत्रीय फार्मूले के प्रावधान से संबंधित सही है। तो ये देखिए, पंजाब दूसरी राजभाषा है, इसलिए हिंदी व पंजाबी इसकी सरकारी भाषा मानने का प्रावधान किया है ठीक है। आगे देखिए, संपूर्ण राज्य में हिंदी तथा पंजाबी क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया है। आगे चलिए, अगला क्या कहता है, केंद्र सरकार ने हिंदी व पंजाबी के विकास में सहयोग का विश्वास दिलाया। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सारे ही सही हैं। आगे देखिए, क्षेत्रीय फार्मूला के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हिंदी क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो ये जलंधर। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रीय फार्मूला के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पंजाबी क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो कांगड़ा। नेक्स्ट देखिए, पंजाब सरकार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री जिन्होंने क्षेत्रीय फार्मूला को लागू नहीं किया। तो ये थे प्रताप सिंह कैरो। आगे चलिए, कैरो। वर्ष 1965 में अकाली दल के किस नेता के पंजाबी सूबे के लिए अनशन
करने की घोषणा की थी, किंतु भारत पाक युद्ध के कारण इसे वापस ले लिया। तो बताइए कौन थे जैसे, तो ये थे संत फतेह सिंह। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, वर्ष 1965 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक बंगाल विभाजन के लिए संसदीय समिति का गठन किया था? ये हुकुम सिंह की। नेक्स्ट देखिए 22वां नंबर क्या कहता है, सीमा आयोग का गठन हुआ था जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया। तो 1800 क्या बोल रहा हूँ, अक्टूबर 1965। आगे चलिए, किस वर्ष 1966 में हरियाणा संघर्ष समिति ने किसके नेतृत्व में संत फतेह सिंह की भेंट की थी? तो ये थे देवीलाल के नेतृत्व में। आगे चलिए, अगला क्या कहता है, भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को डैश की अध्यक्षता में विद्यमान राज्य पंजाब के विभाजन और नई राज्य सीमाएं निर्धारित करने हेतु आयोग बनाया था। तो ये आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस JC शाह। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे चलिए, 23 अप्रैल 1966 को गठित JC शाह आयोग के अध्यक्ष JC शाह के अतिरिक्त कौन सदस्य शामिल थे? तो इसमें थे S दत्त और SM फिलिप्स। तो ये 3 सदस्य थे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, पंजाब सीमा। ठीक है, पंजाब सीमा आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, जिसमें हिंदी भाषा के क्षेत्र के साथ खरड़, नारायणगढ़, जगाधरी को जोड़ने का सुझाव दिया गया था? तो ये दिया गया था 31 मई 1966 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 27वां नंबर देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन खरड़ व चंडीगढ़ को हरियाणा में सम्मिलित किए जाने के विरुद्ध था? तो ये S दत्त। आगे चलिए, शाह आयोग द्वारा पंजाब सीमांकन के बाद पंजाब पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 18 सितंबर 1966। आगे देखिए, लोकपाल। लोकसभा में पंजाब पुनर्गठन विधेयक को किसने प्रस्तुत किया था? तो ये गुलजारी लाल नंदा ने। नेक्स्ट देखिए, पंजाब पुनर्गठन एक्ट के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंजाब व हरियाणा के लिए संयुक्त न्यायालय का प्रावधान है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 21। आगे चलिए, हरियाणा राज्य की स्थापना। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आगे चलिए, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को सरदार हुकुम सिंह की समिति पर हुआ था। ठीक है, आगे चलिए, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 1 नवंबर 1966 को भारत के 70वें राज्य के रूप में आया था हरियाणा? तो बताइए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो ये हुआ था 18वां। ठीक है, याद रखेंगे, 18वां संविधान संशोधन हुआ था और हरियाणा 1 नवंबर 1966 को भारत का 70वां जिला बना था और जनसंख्या के अकॉर्डिंग आता है ये 18वें नंबर पर। ठीक है, ये CET में पूछा हुआ है हाल फिलहाल में। आगे चलिए, हरियाणा दिवस। तो ये लॉलीपॉप है, 1 नवंबर 1966 को मनाते हैं। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे, तो ये थे धर्मवीर सिंह भारती। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, हरियाणा गठन के बाद किसे हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया? तो ये थे राव बीरेंद्र सिंह थे क्या? गलत। ठीक है, ये थे पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप एक लाइक कर सकते हैं, मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं, ताकि मैं जल्दी से जल्दी एनकरेज हो जाऊं और ऐसी वीडियो आपको दूसरा पार्ट इसका बहुत जल्दी मिले। ठीक है, अगर किसी को जियोग्राफी की तैयारी करनी है एकदम डीप लेवल की, तो आज पहला पार्ट अपलोड हो गया। ठीक है, और बाकी एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, उन सब की प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दी जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम डीप लेवल के हरियाणा ग्रुप डी के। ठीक है, चाहे वो HTET का एग्जाम हो या आने वाली वैकेंसियाँ हो हरियाणा में। ठीक है, तो ये रामबाण की तरह काम करेगी वीडियो। ठीक है, एकदम डीप लेवल में डाटा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।